What's up everyone? Welcome back to the channel. So guys, today is day 21 of our 21 days revision series and it's a big day for me क्योंकि मैंने सिर्फ सोचा था कि यार बच्चों के लिए कुछ अच्छी चीज़ बनानी है, कोई अच्छी चीज़ तैयार करनी है जिसमें सब कुछ हम लोग करा दे, बच्चों को हर चीज़ हो जाए। क्योंकि आई फेल्ट अ नीड कि यार डिफरेंस है सिर्फ बच्चों के लिए एक वीडियो बनाना कि भाई इस तरीके से तुम 40 दिन में तैयार कर सकते हो, इस तरीके से तुम 30 दिन में तैयार कर सकते हो, इस तरीके से तुम 20 दिन में इतना इतना टाइम टेबल बना के इतना इतना कर लो। ये एक एंटायर डिफरेंट चीज़ है और 21 डेज में बच्चों को साथ लेके चलना कि तुम बैठो मैं कराऊंगा, तुम आओ रोज, तुम वीडियोस देखो, तुम्हारा पूरा सिलेबस दोबारा से मैं कराऊंगा। ये एक एंटायरली डिफरेंट चीज है। सिर्फ बता देने मात्र से बच्चों को आइडिया होगा बट शायद डिसिप्लिन ना आए। बट जब बच्चों को पता होता है कि भैया 4 बजे 6 बजे 8 बजे वीडियो आ रही है तो हमें बैठना है, सारी चीजें हमें साथ साथ करनी है और हो जाएगा, तो इट मेक्स एन इम्पैक्ट। और वो चीज मैं फील कर पाया, मैंने देखा किस तरीके से बच्चों ने सीरीज में पार्टिसिपेट करा, हर रोज अटेंडेंस लगाना, हर रोज कमेंट्स करना। बहुत सारे कमेंट्स कॉमन रहे जो डे 1 से लेके डे 20 तक मैंने देखे और वो मुझे पता है आज भी दिखेंगे। तो आई एम वेरी मच होपफुल कि इस सीरीज ने आपकी लाइफ पे भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला होगा और आपकी प्रिपरेशन को कहीं ना कहीं इसने नेक्स्ट लेवल पे पुश किया होगा। तो आइए आज जल्दी से इसको समाप्त करते हैं और एंडिंग पे लेके चलते हैं हमारे सिलेबस को। आज की इस क्लास में हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट के बड़े क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो जो 6 बजे आएगा उसमें हम इशू ऑफ शेयर्स के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको बहुत बहुत मजा आ जाएगा और फिर इकोनॉमिक्स के तो आ ही जाएंगे शाम को। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं, जाके अटेंडेंस लगा दो फॉर द वन लास्ट टाइम इन दिस सीरीज और फिर हम चीजें शुरू करते हैं। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। तो बेटा जी मेरे साथ साथ अब आपको कैश फ्लो के क्वेश्चंस बनाने हैं। कैश फ्लो का बड़ा क्वेश्चन 6 नंबर में आना है ना। तो सर 6 मार्क का क्वेश्चन हम लोग के पास पूरा बड़ा फॉर्मेट बनाने के लिए आएगा कि पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बना के दो, राइट। तो किस तरीके से होगा, देखो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक फॉर्मेट रेडी कर लेना है, ठीक है। मेरे साथ साथ समझना बच्चों, आई प्रॉमिस यू आपको बहुत अच्छे से कैश फ्लो समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो सबसे पहले एक फॉर्मेट रेडी कर लेना, यहां पे लिखना कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये आपने लिखा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। फिर तुम लिखना कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हम यहां लिखेंगे, ठीक है। फिर आपने लिखा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। देखो बेटा सबसे पहले तो अपने माइंड में ये बिठा लो कि भैया कैश फ्लो 3 हेडिंग्स में बनने वाला है ना। मेरे पास साल के शुरू में अगर 1 लाख रुपए का कैश था, आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को देखना है, ठीक है। अगर साल के शुरू में 1 लाख का कैश था और साल के लास्ट तक जाते जाते ये कैश 1,60,000 हो गया, तो आप समझ गए कि आपके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 60,000 से बढ़े हैं। यानी मेरे पास बिजनेस में नेट 60,000 रुपए का कैश आया है, ठीक है। तो वो 60,000 का कैश कहां से आया ये मुझे पता लगाना है। इसीलिए मैंने 3 एक्टिविटीज बनाई हैं कि भैया क्या वो मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से आया। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कौन सी होती हैं, जो मेरा बिजनेस है, जो मेरे ऑपरेशंस हैं, जो मैं माल बेचता हूं, वो मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। क्या वो कैश मेरे पास कोई नॉन करंट एसेट या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को बेच के या खरीद के हुआ। भाई तुमने अगर इन्वेस्टमेंट्स बेची होंगी, एसेट्स बेचे होंगे तो पैसा आया होगा ना, वहीं पे अगर खरीदे होंगे तो पैसा गया भी होगा। तो हमें तो नेट देखना है। तो आपको ये समझना है कि सबसे पहले क्या वो मेरे बिजनेस से आया, क्या वो मेरे एसेट्स को बेच या खरीद के आया, या फिर मैंने वो पैसा शेयर्स या डिबेंचर्स इशू करके इकट्ठा करा। इसका मतलब शेयर कैपिटल या नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज क्या होती है, हमारे लोन्स, है ना, लोन डिबेंचर, क्या वो इनसे आया।
तो आपको अपने माइंड में सबसे पहले ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि सर पैसा आ कहां से रहा है। क्या वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से आ रहा है, क्या वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से आ रहा है, क्या वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से आ रहा है। ठीक है, अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में सबसे पहले आपको चाहिए नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये सबसे पहले चाहिए। ठीक है, फिर आप जाते हो बच्चों नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे, आप जाते हो नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे। अब देखो मैंने आपको क्या सिखाया था बच्चों, आपको मैंने रेशियोज में भी P&L बताया। उस P&L में क्या होता था याद करो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पहले जीपी ब्रॉट डाउन होता था। ठीक है, फिर आप यहां पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिखते थे। ऑपरेटिंग का मतलब जो आपके बिजनेस से रिलेटेड है, सैलरीज हो गया, डिस्काउंट अलाउड हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया, सेलिंग एक्सपेंसेस हो गए, सारे के सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आते थे। यहां पे आपकी ऑपरेटिंग इनकम्स आती थी। ठीक है, फिर आपके पास यहां पे आता था ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया। फिर आप करते थे इसको ब्रॉट डाउन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, ये ब्रॉट डाउन हो गया। फिर आप यहां पे लिखते थे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन, है ना, इस तरीके के एक्सपेंसेस ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। इधर आता था नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, नॉन ऑपरेटिंग इनकम गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, है ना, ये सब नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स है। और फिर यहां पे बच्चों नेट प्रॉफिट आता था, यहां पे आपको नेट प्रॉफिट आता था। राइट, सही है। अब मैं अगर आपको बोलूं बच्चों कि आप ये ले लो कि यहां पे नेट प्रॉफिट आया 1 लाख, ये है 20,000, ये है 30,000, मुझे बताओ ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है। चलो भाई सोचो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है। सर ये 1,20,000 होगा, इधर एक 20 में से 30 हटा दूंगा तो ये 90,000 आ जाएगा। तो आपने क्या करा, नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये प्लस करे, माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स एंड गेन्स, तो आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे पहुंच गए। हाँ या ना? यही रीजन है बच्चों, हम यहां पे क्या कर रहे होते हैं, नेट प्रॉफिट से हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे जा रहे हैं। नेट प्रॉफिट से कहां जा रहे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे जा रहे हैं। तो हम क्या ऐड करते हैं, हम ऐड करते हैं नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश। नॉन कैश में बच्चों बस डेप्रिसिएशन आता है, ठीक है, बाकी सब नॉन ऑपरेटिंग है। नॉन कैश के लिए सिर्फ डेप्रिसिएशन आता है। नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर हम ऐड क्यों करते हैं। अभी समझे, आप ऑपरेटिंग से नेट प्रॉफिट पे नहीं जा रहे बच्चों, नेट से ऑपरेटिंग पे आ रहे हो, इसीलिए। ओके, और लेस क्या करते हो, नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश इनकम्स एंड गेन्स, ये आप लेस कर देते हो। समझ गए? फिर आप कहां पहुंच जाओगे, आप पहुंच जाओगे सीधा ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद आपको करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज एडजस्ट करनी है ना। तो यहां पे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज एडजस्ट होंगी। लास्ट में आप बिल्कुल इनकम टैक्स माइनस करोगे, आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पूरा हो जाएगा। देखो ये आपको आना चाहिए, बस मेन चीज इसको ध्यान रखना। राइट, आओ सर सीधा चलते हैं हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या है, देखो सर, सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन ये रहा, हमारे पास 2021 और 2022 का डेटा दिया हुआ है। राइट, अब हमें बड़े ध्यान से इस पूरे बैलेंस शीट को देखना है और चीज़ें करनी है। मैं बिल्कुल भी जल्दी नहीं है मुझे, मैं बहुत आराम से चलूंगा, चाहे वीडियो बड़ा हो जाए, बट तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर कर दूंगा। देखो बच्चों, पहले हम लायबिलिटी साइड पढ़ेंगे और लायबिलिटी साइड को बड़े आराम से एक एक चीज़ करके खत्म करेंगे। मैं तुम्हें हर चीज़ क्लैरिटी के साथ बताऊंगा, किताब का कोई क्वेश्चन उठा लेना, सारे सॉल्व हो जाएंगे तुम्हारे से। ठीक है, देखो सबसे पहले ये समझो, सबसे पहले होता है शेयर होल्डर्स फंड्स। शेयर होल्डर्स फंड्स में बच्चों हमेशा दो चीजें तुम्हारे पास दी हुई होंगी। वो दो चीजें कौन सी हैं, शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है, शेयर कैपिटल में से आपको मेनली फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट मिलेगा, क्योंकि फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही तो आप लोग लिखते हो इसको, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखते हो ना शेयर कैपिटल, बताया ना मैंने आपको। और रिजर्व्स एंड सरप्लस से आपको जो मेजरली पार्ट मिलेगा वो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का मिलेगा। ये अपने माइंड में आप सेट कर सकते हो। सिर्फ रिजर्व्स एंड सरप्लस में कई बार सिक्योरिटी प्रीमियम दिया होता है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम किससे रिलेटेड है,
शेयर्स से रिलेटेड है, तो वो सिर्फ फाइनेंसिंग में जाता है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब भी आप रिजर्व्स एंड सरप्लस में जाओगे वहां से आपको एनपीबीटी के लिए डेटा मिलेगा, ये दिमाग में रखना, ठीक है। अच्छा, अब देखो शेयर कैपिटल का मतलब शेयर्स। पिछले साल कितने थे सर? 60,000 के थे। इस साल कितने हैं? 70,000 के हैं। तो तुम्हारी कैपिटल 10,000 से बढ़ गई। बढ़ने का क्या मतलब है बच्चों? बहुत आसानी से सोचो, बढ़ने का मतलब है मैंने नए शेयर इशू करे होंगे, नए शेयर इशू करे तभी तो पैसा आया। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चलेंगे अपने नोट पे और यहां पे लिख देंगे सर इशू ऑफ शेयर्स। कितना पैसा? 10,000 रुपए। शेयर्स इशू करे गए हैं बेटा जी 10,000 रुपए के। परफेक्ट हो गया, डन सर, ये तो समझ में आ गया। अब देखो रिजर्व्स एंड सरप्लस पे नोट नंबर 1 डला हुआ है। रिजर्व्स एंड सरप्लस पे क्या डला हुआ है? नोट नंबर 1। तो हम नोट्स पे चलेंगे। नोट नंबर 1 में मेरे पास क्या दिया हुआ है? मेरे पास एक तो जनरल रिजर्व है और एक P&L का बैलेंस दिया हुआ है। एक जनरल रिजर्व है और एक P&L का बैलेंस दिया हुआ है। तो मैंने आपको क्या बताया, रिजर्व्स एंड सरप्लस से आप हमेशा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करोगे। तो वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ एनपीबीटी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर प्लस टिप। बच्चों टिप प्लीज याद रखना, आपको पता होना चाहिए। टिप इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स। और ये करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर क्या है? प्रॉफिट। करंट ईयर का प्रॉफिट माइनस प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट। ओके, आओ अब चेक करते हैं सर कितना कितना दिया हुआ है। देखो बच्चों, करंट ईयर का सरप्लस है 14,000, प्रीवियस ईयर है माइनस का 12,000, यानी पिछले साल लॉस था। तो 14,000 और माइनस का 12,000, इसको एडजस्ट करते हैं। रिजर्व में कितना ट्रांसफर किया? पिछली बार रिजर्व में 20,000 था, इस बार रिजर्व में 30,000 है। इसका मतलब 10,000 रुपीज आपने रिजर्व में डाले होंगे प्रॉफिट के, वो भी जोड़ो। तो 14,000 और 12,000 करंट ईयर माइनस का 12,000, इसीलिए यहां पे प्लस हो गया बेटा। नॉर्मली माइनस होता है, लेकिन क्योंकि पिछले साल में नेगेटिव का था तो माइनस माइनस प्लस। 14 प्लस 12 कितना हो गया? 26। ट्रांसफर टू रिजर्व कितना है? ट्रांसफर टू रिजर्व है बेटा जी 10,000 रुपए। 20 से 30 हुआ ना, तो रिजर्व में 10,000 रुपए डाले होंगे, वो भी तो प्रॉफिट का ही पार्ट रहा होगा, इसीलिए प्रॉफिट में जोड़ देते हैं हम वापस से उसको। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। रिजर्व्स एंड सरप्लस में ये देख लिया, ये देख लिया, डन सर। देखो पहली चीज हो गई, इक्विटी एंड लायबिलिटी से आपका ये हो गया, ये हो गया, ये वाला पार्ट आपका खत्म। देखो ये वाला पार्ट आपका खत्म, समझ गए ना। इस वाले पार्ट में ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाना है और ये आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जाना है। सिर्फ एक चीज आपको अलग से याद रखनी है, इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम आ सकता है। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया तो वो देख लेना कितना आया है, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखोगे बच्चों, क्योंकि शेयर्स प्रीमियम पे इशू हो जाते हैं, राइट। चलो सर, ये तो समझ गए। अब नॉन करंट लायबिलिटी पे आ जाओ। नॉन करंट लायबिलिटी में बच्चों लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का क्या मतलब होता है? देखो नॉन करंट लायबिलिटीज आपके लोन होते हैं, है ना, ये है आपके लोन। लोन है तो कहां जाएंगे? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। भाई लोन से रिलेटेड कोई भी चीज हो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगी, राइट। देखो सर, पिछले साल लोन कितना था? 50,000। इस साल लोन कितना है? 50,000। तो कोई चेंज ही नहीं हुआ लोन में, पहले भी 50 था, अब भी 50 है, देयर इज नो चेंज। अगर चेंज ही नहीं है बच्चों तो हम लोग इसको कहीं भी नहीं लिखेंगे, ये एज इट इज है। कोई कैश ना आया ना गया, छोड़ दो, डन सर, क्या बात है। करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज कहां एडजस्ट होती है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। कहां एडजस्ट होती हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में एडजस्ट होती है। और यहां पे लिखा हुआ है हमारे पास ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल के लिए नोट नंबर 2 डला हुआ है। आओ जरा नोट नंबर 2 चेक करें। नोट नंबर 2 में क्या है? सर क्रेडिटर्स हैं और बिल पेबल्स हैं। देखो जरा, ये क्रेडिटर्स एक एक्स्ट्रा टाइप हुआ है, इसको इग्नोर करना। क्या क्या है हमारे पास सर? इसे हटा दो। क्रेडिटर्स हैं और बिल्स पेबल्स हैं। अब मैंने आपको क्या सिखाया था? लायबिलिटी बढ़ती है तो आप भी बढ़ा देना, घटती है तो आप भी हटा देना। इसका मतलब अगर क्रेडिटर्स देखो क्या हुआ है, बढ़ गए हैं, 6,500 से 23,500 बढ़ गए, क्रेडिटर्स बढ़ गए तो आप भी ऐड कर देना। बीपी 2,500 से 1,500 कम हुआ,
बीपी कम हुआ तो आप भी लेस कर देना, लेस तो करेंगे 1000। ये कितने बढ़े हैं 6500 से 23500, तो एक बार चेक कर लूं मैं कि ये कितने बढ़े हैं। 23500, 6500, 17,000 रुपए से। 17,000 रुपए से तो बच्चों क्रेडिटर बढ़े हैं, तो हम भी बढ़ा देंगे। बीपी 1000 से कम हुआ है तो हम भी घटा देंगे। ठीक है जी, ओके। क्रेडिटर बढ़े हैं, क्रेडिटर्स बढ़े हैं बच्चों, तो ऐड कर देंगे इंक्रीज इन क्रेडिटर 17,000 रुपए से, तो हम ये प्लस में। और कम क्या हुआ बीपी, डिक्रीज इन बिल्स पेबल, तो हम भी माइनस कर देंगे 1000 रुपए। जो बढ़ गया तो आप भी प्लस कर दो, कम हो गया तो आप भी माइनस कर दो। ओके डन सर, ये भी समझ गए। एसेट्स में रिवर्स होता है, राइट। चलो भाई, क्रेडिटर्स भी हो गया, बीपी भी हो गया। देखो क्या लाइबिलिटी साइड खत्म। बहुत सिंपल, आपको हमेशा यही चीज ध्यान रखनी है बेटा जी कि आपको 1 बाय 1 सारी चीजें करनी है ना। तो बैलेंस शीट में आपको क्या दिया होता है, सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड्स, ये आपको याद रखना है कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी में और एनपीबीटी में एडजस्ट होगा। उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटीज, ये जानी ही कहां पे है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। करंट लाइबिलिटीज, इसके अंदर मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ही एडजस्ट होंगी। एक आधी कोई छुटर पुटर एडजस्टमेंट अलग होती है, वो इसमें एडजस्ट नहीं होती, बाकी मैक्सिमम चीजें इसी में एडजस्ट होती हैं। ठीक है, अब आ जाओ एसेट्स पे। सर एसेट्स के बारे में क्या दिया हुआ है। अब देखो एसेट्स में बच्चों तुम्हें पता है ना, एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इसके लिए तो पूरी की पूरी फाइनेंस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। अभी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में मैंने आपको लिखवाया। तो एसेट्स ध्यान रखो, एसेट्स आपके इन्वेस्टमेंट्स ही तो हैं। तो एसेट्स के लिए तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनी है भाई। देखो सीधी सीधी सी बात है, एसेट्स के लिए कौन सी एक्टिविटी बनी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। करंट एसेट्स के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि करंट एसेट्स जो है आपके बिजनेस में यूज होते हैं, तो वो मेनली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाएंगे। तो आओ सर, सबसे पहले अब एसेट्स पे चलते हैं। एसेट्स में क्या दिया हुआ है, मेरे पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, कितने का, शुरू में 84, लास्ट में 98, और इस पे कुछ एडजस्टमेंट भी है। क्या एडजस्टमेंट है, देखो डेप्रीसिएशन है इस पे। डेप्रीसिएशन है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, इसमें सिंपल एक अकाउंट बनाएंगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का। आओ सर, वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2, हम एक अकाउंट बना देंगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट। ये बेसिकली आपके फिक्स एसेट्स हैं। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस बच्चों इधर आता है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्लोजिंग बैलेंस इधर आता है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। सही है, इधर आपका एसेट बढ़ता है, इधर आपका एसेट कम होता है। सही है, अच्छा सर ठीक है, एसेट के बारे में हमें पता चल गया। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस कितना कितना है, 84 और 98। शुरू में 84 दिया हुआ है, लास्ट में 98 दिया हुआ है, यानी मेरे पास साल के शुरू में 84 का एसेट है, साल के लास्ट में 98 का एसेट है। सर एडजस्टमेंट बताओ, एडजस्टमेंट क्या दिया हुआ है, 84 98 तो हमने लिख दिया। एडजस्टमेंट है मेरा बेटा, डेप्रीसिएशन लगा 8,000 रुपए का, डेप लगा कितने का, 8,000 रुपए का। अब सोचो बच्चों, हम लोग ये एसेट अकाउंट पहले भी बना के आए हैं, इधर एसेट अकाउंट लिखते थे, डेप्रीसिएशन हमेशा इधर लगता है, एसेट की वैल्यू कम करता है। बाय डेप्रीसिएशन 8,000 रुपीज का डेप्रीसिएशन लगा। अब तुम कॉमन सेंस लगाओ बच्चों, रटने के हिसाब से भी मैं तुम्हें बता सकता हूं, अगर डिफरेंस इधर आए बैलेंसिंग कर लो, परचेज इधर आए तो सेल। अब तुम दिमाग लगाओ अपना, मेरे पास साल के शुरू में 84 का एसेट था, मेरे पास 84 का कोई एसेट था, उस पे 8,000 का डेप लग गया। 8,000 का अगर डेप लग गया तो वैल्यू आनी चाहिए 76,000। वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 76,000। भाई 84 था, 84 में से अगर 8 चला जाए तो 76,000 वैल्यू आना चाहिए। 76 की जगह कितना शो कर रहा है, 98 शो कर रहा है, आना चाहिए 76, शो कितना कर रहा है, 98। इसका मतलब मैंने और एसेट खरीदा होगा तभी तो बढ़ के आ रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा टू बैंक, ये है हमारे पास परचेज। ठीक है, ये बैलेंस निकल के आएगा आपके पास
84 माइनस 8 कितना आया था 76 और शो कितना कर रहा है 98। 22,000 रुपीज़ का बैलेंस आ जाएगा। 22,000 रुपीज़ का बैलेंस। अगर वैसे देखा जाए तो 98 प्लस 8 कितना होता है 1,06,000। 1,06,000 में से 84 हटा दो, 22,000 ही बैलेंस आएगा या नहीं आएगा। अब देखो सर इसकी पोस्टिंग कैसे होती है बाबू। बैलेंस कहीं पोस्ट नहीं होगा, ध्यान रखना। बैलेंस कहीं पोस्ट नहीं होता। पोस्ट सिर्फ और सिर्फ यहां से 4 चीजें होती हैं, सेल परचेज, डेप्रीसिएशन, प्रॉफिट या लॉस। सेल परचेज, डेप्रीसिएशन, प्रॉफिट या लॉस, बस ये चीज दिमाग में रखना। सेल परचेज कहां जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, डेप्रीसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस कहां जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। खत्म बात, और कुछ है ही नहीं इस एडजस्टमेंट में, दिमाग में बिठा लेना। सिर्फ और सिर्फ 4 चीजें पोस्ट होंगी, सेल परचेज, डेप्रीसिएशन, प्रॉफिट या फिर लॉस। ओके, अब देखो क्या निकल के आया, परचेज निकल के आया 22,000 रुपए का। तो परचेज बच्चों 22,000 रुपए का है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिख दो परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट्स। 22,000 रुपए की परचेज है। डेप्रीसिएशन बच्चों एक नॉन कैश आइटम है, तो सबसे ऊपर प्लस होता है क्योंकि एक्सपेंसेस लॉसेस ऐड ही होने हैं। तो डेप्रीसिएशन यहाँ पे ऐड होगा कितना 8,000 रुपए। 8,000 रुपीज का डेप्रीसिएशन हमने प्लस कर दिया। डन सर। चलो भाई आगे और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है आपको बेटा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो आप यहीं से देख के सेल या परचेज डिसाइड कर लोगे। शुरू में 6,000 लास्ट में 16,000। अब आपकी इन्वेस्टमेंट अगर शुरू में 6,000 है लास्ट में 16,000 है, तो 10,000 से क्या हुआ, 10,000 की आपने और खरीद ली। तो आप 10,000 रुपए यहां लिखोगे परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स 10,000। देखो मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि 2 ही चीजें आती हैं, नॉन करंट एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। इनसे रिलेटिंग कुछ भी होगा तो यहाँ आएगा, है ना। डन सर, ये भी हो गया। अब हमारे पास सिर्फ क्या बचा, अब हमारे पास बचा सिर्फ और सिर्फ करंट एसेट्स, प्रॉपर्टी, ये भी हो गया। अब करंट एसेट्स में देखो क्या क्या है, करंट इन्वेस्टमेंट्स, कैश एंड बैंक बैलेंस। अब मैंने बच्चों आपको एक चीज बताई थी, आपको प्लीज ये चीज अपने पास याद रखनी है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में क्या क्या आता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में मैंने आपको बताया था कि कैश और बैंक बैलेंस, किसी भी तरीके का कोई चेक ड्राफ्ट, वो भी इसी में आ गया। मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ऐसा लिखा हो मार्केटेबल सिक्योरिटीज, वो भी इसी में आती हैं। और करंट इन्वेस्टमेंट लिखा हो तो वो भी इसी में आती हैं। तो देखो करंट इन्वेस्टमेंट्स और कैश और बैंक बैलेंस, ये तो हमारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है ना। हमें सिर्फ देखना है अब इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कितना है, इन्वेंट्री बच्चों शुरू में था 12, अब हो गया 49। शुरू में 12 अब हो गया 49। एसेट्स में रिवर्स चलता है, बड़ा तो आप माइनस कर दो भाई, पैसा गया होगा ना यार, इन्वेंट्री बड़ा है तो। 12 से 49 कितना बढ़ गया, 12 से 49 37 का बढ़ा क्या, हाँ जी 37 से इन्वेंट्री बढ़ा है। तो 37 से इन्वेंट्री अगर बढ़ा है तो आप करोगे लेस, इंक्रीज इन इन्वेंट्री, लेस होगा, लेस। यहां पे इंक्रीज इन इन्वेंट्री 37,000 रुपीज से लेस हो जाएगा। अब बस ये चेक कर लो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का बेटा आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को इग्नोर करना है। बैलेंस शीट हो गया मेरा पूरा। सिर्फ यहाँ पे बैलेंस शीट में क्या आता है, नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, वो तो कहाँ जाएंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तीसरा आता है आपके करंट एसेट्स, वो कहाँ जाएंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। डन सर। इसके बाद नोट्स हो चुके हैं सारे, ये सब डन हो गया है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बाबू डेप्रिसिएशन हमने कर लिया, इंटरेस्ट दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 5,000। अब इंटरेस्ट किससे रिलेटेड है सर, इंटरेस्ट तो यही लोन से रिलेटेड है, तो यहाँ पे लिखो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स 5,000 रुपए, यहाँ से माइनस करो, पैसा गया। और यही इंटरेस्ट बाबू नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ऊपर प्लस भी करो। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स 5,000 रुपए, यहाँ पे प्लस भी होगा। डन हो गया, बस सारा काम हो गया। इंटरेस्ट एक एडजस्टमेंट थी ना, तो 2 जगह आई बाबू। ओके डन सर। चलो भाई एनपीबीटी फाइनल कर दो। कोई इंटरिम डिविडेंड नहीं आया, कोई प्रपोज डिविडेंड नहीं आया, कोई प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं आया। फाइनल कर दो 26 और 10 36 36,000 रुपए का बेटा जी एनपीबीटी।
36,000 रुपए का एनपीबीटी यहाँ आ गया। सर डेप्रिसिएशन भी तो एडजस्टमेंट थी, वो तो 2 जगह नहीं आई। आ गई बेटा 2 जगह, एक अकाउंट में लिख दिया हमने डेप्रिसिएशन, एक यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। ओके चलो भाई 36 और 8 कितना होता है? 36 और 8 हो गया सर 44, 44 और 5, 44 और 5 49, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया 49,000। ठीक है, अब आपको ये फाइनल अमाउंट बाहर लिखनी है। सर 17,000 प्लस का है, 17,000 प्लस का है, माइनस का 1,000, माइनस का 37,000, तो माइनस का 21 आ गया, माइनस का 21। तो 49 में से 21 अगर हम हटा दें तो 28,000 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ गया। बच्चों जब भी पॉजिटिव आएगा ना तो आप लिखोगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फ्लो। नेगेटिव आए तो यूज लिख देंगे। ये आ गया बच्चों हमारे पास कैश फ्लो। अब यहां चेक करो 22 और 10, सर 22 और 10 बन जाता है 32। सब पॉजिटिव है? नहीं 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 बच्चों, ये दोनों परचेज हैं। परचेज है ना, परचेज है तो पैसा गया है ना। जब भी हम परचेज करते हैं तो पैसा जाता है, तो माइनस में लिखना है। ओके 22 और 10 32, 32 ये नेगेटिव का हो गया क्योंकि आपके पास से पैसा गया है दोनों ही केसेस में। ठीक है, पैसा गया तो क्या लिखेंगे? कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हाँ जी सर, ये भी समझ में आ गया। चलो फाइनेंसिंग एक्टिविटी देख लो। इशू ऑफ शेयर पैसा आया, इंटरेस्ट पैसा गया, 5,000 रुपये पॉजिटिव नेट बचा, 5,000 रुपये हमारे पास पॉजिटिव बचा, तो कैश फ्लो इन या फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। यहां भी कैश, ये तो यूज्ड ही था। ठीक है, ओके हो गया। चलो भाई अब करते हैं ए प्लस बी प्लस सी की हमारे पास टोटल पैसा आया कितना। 28 और 5 कितना होता है? 28 और 5 इज 33, 33 माइनस 32, 1,000 रुपये बच्चों हमारे पास नेट आए हैं पूरे साल में। देखो ए प्लस बी प्लस सी करके मुझे समझ में आ गया कि 1,000 रुपये आए। अब देखो ओपनिंग में कितने कैश और कैश इक्विवेलेंट थे। सर ओपनिंग में हमारे पास थे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के लिए बच्चों आपके पास क्या क्या होना चाहिए? कैश और बैंक बैलेंस ये 5,000, करंट इन्वेस्टमेंट्स 20,000, यानी शुरू में 25,000 रुपए थे और लास्ट में 18 और 8, 18 और 8 कितने हो गए? 26,000। इसका मतलब आपको यहीं से पता चल गया था कि शुरू में अगर 25 थे और लास्ट में 26 हो गए तो नेट 1,000 रुपए आए होंगे बिजनेस में पूरे साल में, है ना। देखो हो गई ना बात सही। इसमें ओपनिंग वाला जोड़ दो, ओपनिंग वाला जोड़ दो प्लस ओपनिंग के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 25,000, तो देखो ये क्लोजिंग आ गया आपका अपने आप 26,000। क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आई एम वेरी मच होपफुल बच्चों, आपको बढ़िया तरीके से अभी कैश फ्लो में कॉन्फिडेंस आ रहा होगा और बनाने आ रहे होंगे क्वेश्चंस। एक मैंने आपको अभी बेसिक्स के साथ कराया था, अभी आपने दूसरा क्वेश्चन कराया है, तो आपको इसमें काफ़ी क्लैरिटी आई होगी। प्लस मैंने इसको समझाया भी इस तरीके से है कि आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें सेट हुई होंगी, है ना। इसको करो जल्दी से। अब हम चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ ताकि आपको और क्लैरिटी आ सके। Cash flow from operating activity of Pinnacle Limited for the year ended 31st March was 28,000. Cash flow from operating activity is already given है। This is a new type of trending questions जो आपके पास बोर्ड में आ सकता है। यानी एक एक्टिविटी आपको ऑलरेडी गिवन होगी, क्योंकि पहले और अब में बहुत सारे सिस्टम चेंजेस आए हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट 6 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आ रहा है, तो हो सकता है कि आपको एक एक्टिविटी ऑलरेडी गिवन हो। एक बार पहले भी बोर्ड में ऐसा हुआ है और इस साल भी हो सकता है, तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑलरेडी गिवन है तो टेंशन वाली बात ही नहीं है। बैलेंस शीट दिया हुआ है विद नोट्स टू अकाउंट्स, पूरा बैलेंस शीट दिया हुआ है, कुछ एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है? प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। चलो शुरू करते हैं फटाफट से। हमारा काम यहाँ पे बहुत सारा बचने वाला है। क्यों बचने वाला है? क्योंकि हमारे को ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालना ही नहीं है। वेरी वेरी नाइस। तो ऊपर पूरा हेडिंग डाल देना कैश फ्लो स्टेटमेंट, कौन से साल का है वो भी मेंशन कर देना, फॉर द ईयर एंडिंग वगैरह। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट 2 बार अमाउंट क्यों? यहाँ पे फाइनल ABC बाहर कर देंगे, है ना। अब हम लेते हैं सबसे पहले तो ए कैश फ्लो फ्रॉम
ऑपरेटिंग एक्टिविटी, वो गिवन है सिंस, तो यहीं पे डाल दूंगा बस कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड सी आ जाएगा हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये आ गया कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है ना। अब हम सबसे पहले शुरू करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसमें हमें दिया हुआ है नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 28,000 गिवन है, तो 28,000, इसी को बाहर कर देता हूं मैं, 28,000 हमारे पास ये तो गिवन ही था। ओके, अब हम क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। चलो जल्दी से फटाफट से, आपको पता होना चाहिए इन्वेस्टिंग में क्या क्या आता है और फाइनेंसिंग में क्या क्या आता है। अभी तक तो हो गया होगा दिमाग में सेट, इन्वेस्टिंग में क्या क्या आता है, फिक्स एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, फाइनेंसिंग में शेयर कैपिटल और लोन, ठीक है। चलो शुरू करते हैं हम लोग फटाफट से। 28,000 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब बैलेंस शीट पे एक बार नजर दौड़ाने से पहले मैं एडजस्टमेंट्स देख लूं। एक तो मशीनरी पे एडजस्टमेंट है, ओके, डिबेंचर पे एडजस्टमेंट है, ठीक है, दो एडजस्टमेंट है। एग्जाम में भी आपकी मैक्सिमम दो एडजस्टमेंट्स आएंगी, इससे ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं आएगी। कैश फ्लो पे क्वेश्चन पे मैक्सिमम दो एडजस्टमेंट होगी, इससे ज्यादा नहीं होंगी, तो स्ट्रेस फ्री रहना, ठीक है। घबराना मत कि पता नहीं क्या क्या आ जाएगा, कुछ नहीं। सबसे आसान क्वेश्चन कैश फ्लो का होगा एग्जाम में। चलो, शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल पिछले साल कितना था 5 लाख, इस साल कितना है 9 लाख, 4 लाख बढ़ गया, क्या बोलते हैं सीधा सीधा, इशू ऑफ शेयर्स। शुरू करो जल्दी से फटाफट से। इशू ऑफ शेयर्स फाइनेंसिंग में लिखेंगे इशू ऑफ शेयर्स 4 लाख रुपीज, सॉर्टेड। उसके बाद क्या है सर, इशू ऑफ शेयर्स डन। देन वी हैव रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस में हमारे पास कुछ खास काम है नहीं, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में होता है सब कुछ रिजर्व्स एंड सरप्लस का। फिर भी एक बार नजर दौड़ा लेते हैं। सरप्लस दिया हुआ है बैलेंस ऑफ पी एंड एल, हमारे किसी काम का नहीं है। क्यों नहीं है सर किसी काम का, ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑलरेडी गिवन है। आगे चलते हैं, आपको अब देखो यहां से हिंट मिलेगा कि रिजर्व्स एंड सरप्लस, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी को इंपैक्ट करता है मेनली, ठीक है। चलो, नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरिंग, नोट नंबर 2। लॉन्ग टर्म बोरिंग में क्या दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म बोरिंग में है सर 9% डिबेंचर्स, 9% है तो इसका इंटरेस्ट भी ध्यान से देखना पड़ेगा। करते हैं, डिबेंचर पहले कितने थे, डिबेंचर थे 2 लाख के, अभी है 3 लाख रुपए के, तो 1 लाख के डिबेंचर और इशू करे गए। चलो जी, 1 लाख के डिबेंचर इशू करे गए, इंटरेस्ट लास्ट में करेंगे। इशू ऑफ डिबेंचर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स 1 लाख रुपीज, 1 लाख लोन से आ गया। इशू ऑफ शेयर भी हो गया, इशू ऑफ डिबेंचर भी हो गया, ओके। डिबेंचर 2 से 3, 1 लाख रुपए का इशू ऑफ डिबेंचर हो गया। इंटरेस्ट लास्ट में देखूंगा मैं। करंट लायबिलिटीज, ट्रेड पेबल, करंट लायबिलिटीज का फिर से कोई खेल नहीं है, क्योंकि करंट लायबिलिटी सीधा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्ट होती है, तो यहाँ टेंशन फ्री रहो। उसके बाद टोटल आ गया, खत्म भी हो गया लायबिलिटी साइड, वाओ। अब चलते हैं एसेट्स पे। एसेट्स में है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब देखो इस चीज का ध्यान रखना, एज पर द लेटेस्ट फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट आपको फिक्स एसेट नहीं दिया होगा। अब क्या दिया होगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का मतलब है हमारे पास टेंजिबल फिक्स एसेट्स, ठीक है, और इनटेंजिबल का अलग हेड होता है। सबसे पहले टेंजिबल में ही देख लेते हैं, नोट नंबर 3। नोट नंबर 3 में हमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है और एक्यूमुलेटेड डेप्थ दिया हुआ है, तो दोनों के अकाउंट बनेंगे, प्लांट एंड मशीनरी के भी और एक्यूमुलेटेड डेप्थ का भी। चलो शुरू करते हैं। नोट नंबर 1, नोट नंबर 1, एक तो हम प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बनाने वाले हैं, जो हमें दिया हुआ है। प्लीज प्रॉपर फॉर्मेट्स के साथ बनाना, पर्टिकुलर्स अमाउंट यहाँ फिल कर लेना। और एक एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का अकाउंट बना रहा हूँ मैं, क्योंकि ये भी हमें गिवन है। एक प्लांट एंड मशीनरी और एक एक्यूमुलेटेड डेप्थ। एक्यूमुलेटेड डेप्थ का ओपनिंग इधर आता है, पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको समझा दिया। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस कैरिड डाउन, और यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग डेबिट में आएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस कैरिड डाउन। इसमें चेक करते हैं बैलेंस कितना कितना दिया हुआ था। हमें बैलेंस दिया हुआ था प्लांट एंड मशीनरी का 886, तो क्लोजिंग है, 6,04,000 ओपनिंग है, 6,4
886, 6,04,000, 8,86,000। एक्यूमुलेटेड डेप का बैलेंस चेक करना है मुझे एक बार। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 80 और 140, ठीक है, 80 और 140। ओपनिंग क्लोजिंग नॉर्मली हमने फिल कर दिया, ठीक है। ये आप पिछली बार भी सीख के आए हो, अभी फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको सिखाया अच्छे से। देखो 80 140 सर ये नेगेटिव है, इससे कोई इम्पैक्ट कुछ नहीं। ये नेगेटिव सिर्फ इसको शो करने के लिए है, एसेट में से एक्यूमुलेटेड डेट माइनस होता है तो ये वैल्यू आती है। क्वेश्चन पे कोई इम्पैक्ट नहीं है इसका नेगेटिव होने का। क्या है जी, अब एडजस्टमेंट बड़े ध्यान से समझना बच्चे, यहाँ पे बहुत बच्चों के नंबर कटते हैं। अब मशीनरी ऑफ द बुक वैल्यू, बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है ये, बुक वैल्यू। अगर यहाँ पे कॉस्ट प्राइस लिखा होता ना, तो कॉस्ट प्राइस में से एक्यूमुलेटेड डेप्थ माइनस होता है। बुक वैल्यू अगर लिखा हुआ है तो बुक वैल्यू में से एक्यूमुलेटेड डेप्थ ऑलरेडी माइनस हो चुका है। एक में माइनस हो चुका है, एक में से होता है। कॉस्ट लिखा होगा तो उसमें से माइनस होगा, बुक वैल्यू लिखा हुआ है तो ऑलरेडी हो चुका है। एक्यूमुलेटेड डेप्थ कितना, देखो डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड देयर ऑन, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड देयर ऑन का मतलब ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। ये याद रखना, ये करंट ईयर का डेप्थ नहीं है, दिस इज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। है कितना, 23,000, ओके, एंड इट वाज सोल्ड फॉर 12,000, इट वाज सोल्ड फॉर 12,000। यहां से ध्यान देने वाला पॉइंट है। तो इसको कैसे और कहां पोस्ट करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो हमारे पास जो बुक वैल्यू ऑफ मशीन था वो 90 था, यानी डेप लगने के बाद 90,000 रुपए उसका वैल्यू था, और 90 वाले पार्ट को आपने बेचा 12,000 के प्रॉफिट पे। ये नोट कर लेना, 90 वाले पार्ट को 12 के प्रॉफिट पे बेचा तो 90,000 प्लस 12,000, जो इसका वैल्यू बन जाता है वो बनता है 1,02,000। ये आपका सेल है, 1,02,000 रुपए का सेल है, और जो एक्यूमुलेटेड डेप है वो 23,000 है, ठीक है। 1,02 का सेल और एक्यूमुलेटेड डेप 23,000। चलो 1,02,000 का तो सेल है बाय बैंक, ये हमारे पास सेल है 1,02,000 का, सही है। और जो एक्यूमुलेटेड डेप आया वो आया 23,000, 23,000। इसी को हम यहाँ पे भी लिखेंगे, टू प्लांट एंड मशीनरी 23,000, ठीक है। और जो प्रॉफिट है उसको इधर लिख दो, टू स्टेटमेंट ऑफ P&L, 12,000 रुपए का प्रॉफिट आ गया। क्लियर हो गया। और तो कुछ गिवन नहीं है बस क्वेश्चन में इससे रिलेटेड, बस यही सब गिवन था। एक मशीनरी जिसका बुक वैल्यू 90 था, डेप्रिसिएशन 23 का लगा टोटल, वो हमने यहाँ लिख दिया 23 का डेप्रिसिएशन, 12,000 के प्रॉफिट पे 12,000 का प्रॉफिट यहाँ आ गया, डन, सॉर्टेड। करंट ईयर का डेप्रिसिएशन निकाल लो भाई, डेप्रीसिएशन फॉर करंट ईयर। ऑल दो इसकी कोई जरूरत नहीं है हमें, सर जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि ये ऑपरेटिंग में जाएगा, ऑपरेटिंग ऑलरेडी गिवन है। 140 प्लस 23, 163, 163 माइनस 80 इज 83, ये हमने बैलेंस में निकाल दिया, ठीक है। अब ये जो निकाला ये बेसिकली कहाँ जाना था, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस होना था, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग डेप्रिसिएशन है ना। ये हम ऑलरेडी ऑपरेटिंग गिवन है तो इसका कोई काम नहीं है, बैलेंस कहीं वैसे ही नहीं जाता, ये प्लांट एंड मशीनरी में इधर आ ही चुका है, ठीक है, ये इधर आ गया। तो अब देखो ये तो कहीं जाना नहीं, ये बैलेंस है, बैलेंस कहीं वैसे ही नहीं जाता। स्टेटमेंट ऑफ P&L जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट आपके पास जाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो गिवन है। सेल 1,02,000 रुपए की सेल, ये आप ले आओ, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इन्वेस्टिंग में, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 1,02,000। अब बैलेंस करके परचेज भी निकाल दो बस जल्दी जल्दी से फटाफट से, इसका टोटल लगा लो कितना आ रहा है, 886,000 प्लस 23,000 प्लस 1,02,000, वैल्यू आया 10,11,000। इसमें से माइनस करो 6,04,000, 12,000, 395 का परचेज निकल आया बच्चे टू बैंक। ये क्या है, परचेज 10,11,000, ये 395 का परचेज आ गया, ठीक है। 395 का परचेज हम कहाँ लिखेंगे,
यहाँ पे लिखेंगे 3,95,000 नेगेटिव में, खरीदा तो पैसा गया, ठीक है। परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, डन, सॉर्टेड हो गया सर अब सारा काम। आओ, हमारा काम हो गया, ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हो गया। इंटेंजिबल एसेट का नोट नंबर 4 है, बताओ जी क्या है नोट नंबर 4 में। गुडविल दिया हुआ है, गुडविल पिछले साल था 76, अभी है 36, वैल्यू कम हो रहा है। प्रीवियस ईयर में कितना था 76, अभी हो गया 36, 40 50 60 70 40,000 रुपये कम हो गया। गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ सबसे ऊपर ऑपरेटिंग में एडजस्ट होना था, वो गिवन है तो कुछ नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। चलो सर, ये भी डन, ये भी डन। करंट एसेट हमारे पास कहाँ एडजस्ट होते हैं? करंट एसेट हमारे पास एडजस्ट होते हैं सबसे ऊपर ऑपरेटिंग में, तो करंट इन्वेस्टमेंट, लेकिन करंट इन्वेस्टमेंट तो आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है, ये याद रखना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है करंट इन्वेस्टमेंट, तो इसको मत भूल जाना बिल्कुल भी, ठीक है। इन्वेंट्री ऊपर एडजस्ट होगा तो अभी कुछ नहीं होगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के साथ ही हम इसको कंसिडर कर लेंगे, डन सर। अब हम आगे चलते हैं। अब हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लस सॉर्टेड है, डिबेंचर सॉर्टेड है, ये भी सॉर्टेड है, गुडविल भी सॉर्टेड है। अब हमारे पास बस क्या रह गया? डिबेंचर का इंटरेस्ट रह गया। आओ जी, डिबेंचर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करें। सर हमारे पास साल के शुरू में डिबेंचर कितने के थे? देखो, साल की शुरुआत हो रही है 1 अप्रैल 2018 और ख़त्म हो रहा है 31 मार्च 19 में। मेरे पास साल के शुरू में जो डिबेंचर थे वो थे 2 लाख रुपए के, साल के शुरू में 2 लाख के डिबेंचर थे, लास्ट में 3 लाख हो गए, तो 1 लाख के डिबेंचर और इशू करे गए हैं। इट मींस इस 2 लाख पे तो पूरे साल का ब्याज देना ही था 9% के हिसाब से, ये तो देना ही था क्योंकि इनका कुछ हुआ ही नहीं। 2 लाख का लोन पहले से था, पहले दिन से था, और लास्ट में 3 लाख हो गया, यानी 1 लाख का लोन और ले लिया, तो उस 2 लाख का तो कुछ हुआ ही नहीं ना, तो वो तो एज इट इज रहेगा, इस पे तो देना ही देना है। अब 1 लाख जो नए डिबेंचर इशू करे गए थे, लिखा है 9% डिबेंचर फॉर इशूड ऑन 1 अप्रैल 18, इसी डेट पे इशू कर दिए गए थे। जो नए डिबेंचर है ना 1 लाख के, वो इसी डेट पे इशू कर दिए गए थे, तो इस पे भी पूरे साल का ही इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो आप देखोगे कि 3 लाख रुपए पे 9%, 3 लाख पे 9% अगर हम चलें तो 27,000 रुपए का इंटरेस्ट बैठता है, वो आप यहाँ पे लिख दोगे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 27,000 रुपीज़, ये आप करोगे माइनस इशू ऑफ डिबेंचर से पैसा आया, ये भी हमारे पास इशू ऑफ शेयर से ही पैसा आ गया, सेल परचेज ये हमने एडजस्ट कर दिया। बस चलो अब शुरू करते हैं फटाफट से। यहाँ पे क्या आ रहा है? पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, यहाँ पे तो नेगेटिव वैल्यू आएगा सर। 395 माइनस 395 माइनस 1,02,000, 293, इसी 293 को यहाँ हम बाहर भेज देंगे। 2,93,000 दैट टू नेगेटिव। अगर नेगेटिव आए तो उसको क्या बोलते हैं? नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। फाइनेंसिंग की बात कर लेते हैं एक बार फटाफट से। फाइनेंसिंग में तो पॉजिटिव ही आएगा, 4 और 1 5 लाख, 5 लाख में से 27,000 अगर चला गया तो बचा 4,73,000, 473 पॉजिटिव का ये बाहर आ गया। इसको क्या बोलूँगा? नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। एक बार इतना चेक करो फटाफट से, एक ही जगह कर देता हूँ सो दैट आप इसको स्क्रीनशॉट ले पाओ। लो, अब हम इसके फाइनल एंड की तरफ चलते हैं। अब हमें क्या करना है इसके अंदर? बस फाइनल करते हैं। a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे अब हम लिखेंगे कि a प्लस बी प्लस सी टोटल कितना आ रहा है। तो हमारे पास हो गया है सर 28,000 पॉजिटिव प्लस 473,000 पॉजिटिव माइनस 2,93,000, 2,08,000 रुपीज़ यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू आ रही है। 2,08,000 रुपीज़ हमारे पास वैल्यू आ गया। अब इसमें हमें ऐड करना पड़ेगा ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ओपनिंग वाले में हमारे पास क्या क्या गिवन है सर? ओपनिंग वाले में बच्चों याद रखना कि हमें
ये देखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ये तो टोटल हो गया, इसे तो छोड़ दो। एक तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स दिए हुए हैं और एक करंट इन्वेस्टमेंट्स भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो 140 और 20, 140 और 20 कितना हो गया 160। 160 तो वहां पे लिख दो 160। 160 यहाँ आ गया, तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आया 368 ये आपके क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बराबर होना चाहिए। जो क्लोजिंग में आना चाहिए वो 368 आना चाहिए। आओ चेक करें क्या 368 क्लोजिंग में आ रहा है। क्लोजिंग में क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास क्लोजिंग में है एक तो 238 और 130, इनको जोड़ दो तो 368 ही आ रहा है। इट मीन्स हमने हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरा बिल्कुल ठीक बनाया है, ठीक है। ओपनिंग वाले आपको उस A प्लस B प्लस C में जोड़ने हैं तो क्लोजिंग के बराबर आने चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखना। सॉर्टेड, डन। आओ अब मैं आपको एक बार वापस से पूरे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट करा दूं। ये आ गया आपका पूरा क्वेश्चन जो हमने कैश फ्लो पे बनाया है, ठीक है। इसके नोट्स अगर आपको देखने हैं तो बस 2 अकाउंट बने हैं इसके नोट्स के नाम पे और कुछ नहीं बना। डन। चलो सर अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा हो गया, ये आ गया सर हमारा दूसरा क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ स्टार लिमिटेड एज एट 31 मार्च प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, ठीक है जी। एक बार बैलेंस शीट पे नजर मार लेते हैं, कुछ अलग तो नहीं दिख रहा। शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, डिबेंचर दिए हैं, बैंक लोन दिया हुआ है। अब देखो बैंक लोन लाइबिलिटी है, ठीक है। उसके बाद ट्रेड पेबल दिया हुआ है। ट्रेड पेबल के बाद हमारे पास एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट दिया हुआ है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दिए हुए हैं, बाकी सब सोबर दिख रहा है अभी तक। कैपिटल रिजर्व मुझे थोड़ा सा यहाँ डिफरेंट दिखाई दे रहा है। जनरल रिजर्व यूजुअली इसमें होता है लेकिन इसमें कैपिटल रिजर्व है, तो इसका ट्रीटमेंट देखेंगे। उसके बाद सर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मशीनरी कॉस्ट पे दी हुई है, एक्यूमुलेटेड डेब्ट दिया हुआ है। अब देखो मशीनरी कॉस्टिंग, पिछला क्या था मशीनरी ऑफ द बुक वैल्यू, इसीलिए डाला है मैंने क्वेश्चन क्योंकि यहाँ नंबर कटते हैं। मशीनरी का कॉस्ट है इस बार 20,000 रुपये, ओके। ड्यूरिंग द ईयर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। डिबेंचर हमने रिडीम करे हैं 1 अप्रैल पे। टैक्स 15,000 का पे करा गया है, इंटरिम डिविडेंड पे करा गया है। बोर्ड हैज प्रपोज फाइनल डिविडेंड, ठीक है। डन सर, शुरू करते हैं, आ जाओ। शानदार क्वेश्चन है ये। स्टार्ट करते हैं हम लोग फॉर्मेट के साथ। बनाओ जल्दी से अपनी अपनी नोटबुक्स में फॉर्मेट बना लो बच्चे सभी लोग, ताकि हमारा अब पर्टिकुलर अमाउंट भर लेना खुद से, इतना मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आप कर लोगे बेसिक सी चीज़। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी सबसे पहले, उसके बाद इसमें सबसे पहले चाहिए होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हाँ शॉर्ट फॉर्म्स लिख दूँ थोड़ी सी, ठीक है फुल फॉर्म लिख लेना। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम नोट नंबर 1 में बनाएंगे, तो यहाँ नोट नंबर 1 मैंने मेंशन कर दिया। फिर एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स हम लोग करेंगे। उसके बाद हमारे पास एडजस्टमेंट करने के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये करने के बाद फिर हम लोग पहुंच जाएंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस पे। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, बस इसमें से इनकम टैक्स माइनस करेंगे और हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूरा हो जाएगा। फिर हम बी पे चलते हैं। बी क्या है हमारे पास, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आ गया। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को देखेंगे अभी पूरा का पूरा। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम फिनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग में क्या क्या कैसे कैसे आता है वो हम सब चेक कर लेंगे। लो जी बेसिक फॉर्मेट हमारा तैयार हो गया, ओके। मैं एक काम करता हूँ, एनपीबीटी का भी एक छोटा सा नोट पहले से ही बना लेता हूँ। नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सर कैसे निकलेगा, करंट ईयर का प्रॉफिट माइनस प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट, जो भी वैल्यू आएगी, प्लस टिप, ट्रांसफर टू रिजर्व, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, भूलना नहीं है, ठीक है। चलो जी
सॉर्टेड सर, शुरू करते हैं। क्या क्या दिया हुआ है हमें? लेट्स स्टार्ट विद एज ऑलवेज इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल। अब ईयर फिर से देख लो कि प्रीवियस कौन सा है, करंट कौन सा है। प्रीवियस 21 है, करंट 22 है। 3 लाख से 350 हो गया, 3 लाख से 350 हो गया तो 50,000 रुपए के शेयर इशू करे गए। जल्दी से फटाफट से इशू ऑफ शेयर्स 50,000। 50,000 के आ गए हमारे पास इशू ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट क्या है सर? रिजर्व्स एंड सरप्लस, नोट नंबर 1। रिजर्व्स एंड सरप्लस हमेशा किस लिए काम आता है? एनपीबीटी में। सबसे पहले आपको चाहिए सरप्लस, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। 35 माइनस 30, 35 माइनस 30 ये आपको लिखना पड़ेगा, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। 35 माइनस 30 ये आ गया 5,000। अब उसको ऐड करना है आपको ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में पिछले साल कितना पैसा था? जनरल रिजर्व में पिछले साल 20,000 थे, इस बार 33,000 है। 20 से 33 तो 13,000 रुपए जनरल रिजर्व में डले। लास्ट ईयर में 20 थे, इस बार 33 है। 13,000 और डल गए ना। 13,000 को क्या करें? ऐड करो। 13,000 इज ट्रांसफर टू रिजर्व, ये इधर आ गया। देन हमें एक वैल्यू दिया हुआ है कैपिटल रिजर्व का। तो कैपिटल रिजर्व क्या है? कोई ना कोई कैपिटल नेचर का प्रॉफिट हुआ होगा, उसका पैसा यहाँ ट्रांसफर करा होगा। जैसे हमने सपोज कोई बिल्डिंग वगैरह खरीदी होगी या बिजनेस खरीदा होगा सस्ते में, उसका पैसा यहाँ ट्रांसफर करा होगा कैपिटल रिजर्व में। या फिर हमने शेयर फॉरफिट करे होंगे, उसका पैसा यहाँ ट्रांसफर करा होगा। वी नेवर नो क्या है, किस चीज का पैसा है। तो ये P&L में तो जा नहीं रहा, प्रॉफिट एंड लॉस पे तो इंपैक्ट कर नहीं रहा। तो उस तरीके से अगर देखा जाए तो पैसा बाहर से आ भी नहीं रहा, जा भी नहीं रहा, तो इसको अभी फिलहाल हम कहीं भी एडजस्ट नहीं करेंगे। बाकी क्वेश्चन में देखता हूं आगे क्या इंफॉर्मेशन है, उसके अकॉर्डिंगली चलेंगे। फिलहाल कैपिटल रिजर्व का कोई काम नहीं है, ठीक है। P&L हो गया, जनरल रिजर्व हो गया, सॉर्टेड। चलो नेक्स्ट क्या है? शेयर कैपिटल हो गया, रिजर्व्स एंड सरप्लस हो गया। नॉन करंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डिबेंचर। डिबेंचर पिछले साल कितने के थे? 1 लाख के थे, अभी हो गए 80,000। 1 लाख के डिबेंचर थे, अभी 80,000 के हो गए हैं। इसका मतलब आपने पेमेंट करा लोन का, रिडेम्पशन करा डिबेंचर का। 1 लाख से 80,000 हो गए तो 20,000 का आप लिखोगे रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 20,000 रुपए, ये आप माइनस कर दो। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स आपने 20,000 पेमेंट कर दिया होगा। इंटरेस्ट वगैरह मैं लास्ट में देखूंगा, इस पे डिबेंचर का इंटरेस्ट लास्ट में देख लेंगे। करंट लायबिलिटी आ गई। करंट लायबिलिटी में मेरे पास सबसे पहले तो बैंक लोन लिखा हुआ है। अब बैंक लोन है तो सीधा जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। कितने का लोन था पहले? 25,000 रुपए का, अभी हो गया 15,000 रुपए का। इट मीन्स 10,000 का लोन आपने पे कर दिया, तो मैं यहीं पे लिख दूंगा पेमेंट ऑफ बैंक लोन। पेमेंट ऑफ बैंक लोन 10,000 रुपीज का आपने लोन पे कर दिया। ऑल्दो ये करंट लायबिलिटी में दिया था, बट बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये याद रखना आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल बीइंग अ नॉर्मल करंट लायबिलिटी 60 से 165, 60 से 165 1,05,000 से बढ़ गया, लायबिलिटी बढ़ गया तो हम भी ऐड करेंगे। 60 से 165 तो यहाँ पे बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी 1,05,000 बढ़ गया तो हम भी ऐड कर देंगे। कौन सा करंट लायबिलिटी है, यहाँ पूरा नाम लिख देना। ट्रेड पेबल था आई गेस, तो ट्रेड पेबल लिख देना, जो भी है वो लिख देना। हाँ ट्रेड पेबल है, ठीक है। लायबिलिटी साइड सॉर्टेड। लायबिलिटी में यही था, हमने पूरा लायबिलिटी साइड सॉर्ट कर दिया। अब चलते हैं एसेट्स में। एसेट्स में सबसे पहले क्या दिया हुआ है? देखो नॉन करंट एसेट वही प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, ये हेडिंग डलता है। अब याद रखना प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नोट नंबर 2। मशीनरी दिया हुआ है, कॉस्ट पे और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिए हुए हैं। अब अकाउंट बनाना शुरू करते हैं। मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नोट नंबर 2 बनेगा सर। नोट नंबर 2 मशीनरी अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट खुद भर लेना। और नोट नंबर 3
एक्यूमुलेटेड डेप अकाउंट, ये नोट नंबर 3। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस कैरिड डाउन क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, एसेट की बात करूं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस, बाय बैलेंस कैरिड डाउन क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, सबसे पहले बैलेंस कितने कितने दिए हुए हैं चेक करवा दो सर जल्दी से। बैलेंस दिए हैं हमारे पास मशीनरी का तो 350 470, 350 470 यानी 470, और एक्यूमुलेटेड डेप का 50 60, जितना मेरी ध्यान गया 50 60, यस 50 एंड 60। एडजस्टमेंट इसकी अब बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से करना है। क्या है हमारे पास एडजस्टमेंट में, देखो लास्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या फ़र्क है, इसीलिए मैं एक क्वेश्चन डाल रहा हूँ, मुझे पता है तुम गलती करोगे इसके अंदर। ध्यान से, ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी कॉस्टिंग, बेटा कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, पिछली बार बुक वैल्यू दिया हुआ था, बुक वैल्यू में से डेप ऑलरेडी माइनस हो चुका होता है, कॉस्ट में से माइनस होना होता है। ओके, तो कॉस्ट कितना है 20,000 रुपए का, जिसपे डेप कितना लगा पूरा का पूरा साल में, पूरे जीवन में 15,000 रुपए। तो 20,000 की मशीन थी जिसपे 15 का डेप लगा चुके हो, तो आज का वैल्यू कितना बैठा इसका 5,000, ये इसका बुक वैल्यू आ गया। देखो तो कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप आपने हटा दिया तो बुक वैल्यू आ गया 5,000 आ गया। अब ये 5,000 वाला जो मशीन है ये आप बेच रहे हो 12 में, सोल्ड फॉर 12,000। 5 वाला मशीन 12 में बेचा तो 7,000 का प्रॉफिट हो गया। 5 वाला 12 में बेचा तो 7 का प्रॉफिट हुआ ना, स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी से। 5 वाला 12 में बेचा तो प्रॉफिट हो गया 7,000 का। अब हम अकाउंट में क्या क्या लिखेंगे, अकाउंट में एक तो प्रॉफिट लिखोगे 7,000 का, सेल लिखोगे 12 की, ठीक है, सेल 12 प्रॉफिट 7, एक्यूमुलेटेड डेप 15। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो सेल 12 प्रॉफिट 7 एक्यूमुलेटेड डेप 15। सेल 12 प्रॉफिट 7 एक्यूमुलेटेड डेप 15। एक्यूमुलेटेड डेप इधर से आता है 15, ये गया टू मशीनरी अकाउंट में क्योंकि ये तो ट्रांसफर हुआ एज इट इज। इधर यहाँ पे क्या लिखूंगा, बाय एक्यूमुलेटेड डेप, ये क्या है बाय बैंक, ये आपकी सेल है और ये आपका प्रॉफिट है, टू स्टेटमेंट ऑफ P&L। सॉर्ट हुआ, समझ आया, वही काम हो रहा है हर क्वेश्चन में, बस वो वही घुमा सकता है कि कौन सा बुक वैल्यू है कौन सा कॉस्ट है। ये दो चीजें क्लियर कर ली तो कोई चक्कर ही नहीं है, नंबर कट ही नहीं सकते। बस अब वैल्यू निकाल लो, 60 और 15 75, 75 माइनस 50 25, 25 का देखो आपका करंट ईयर का डेप्रिसिएशन आ गया। अब इस पे आ जाते हैं, 470 और 15 485, 485 और 10 495 और 2 497। 497 में से 357 हटाना है, 497 में से 7 हटाओ तो 490, 490 में से 350 हटाओ तो 140। लो जी, ये आपकी परचेज निकल गई, टू बैंक, ये है परचेज। अब इतने क्वेश्चंस करने के बाद आपको एक चीज का क्लैरिटी तो आ गया होगा कि इसमें जो भी चीज होती है वो फाइनेंसिंग में कभी नहीं जाती। इसमें से 2 आइटम्स हमेशा इन्वेस्टिंग में जाती है, सेल परचेज, 2 आइटम्स हमेशा ऑपरेटिंग में जाती है, डेप्रिसिएशन और प्रॉफिट या लॉस। 4 ही चीजें निकलती हैं इन अकाउंट से, दिमाग में सेट कर लो, 4 ही चीजें होंगी, 2 इन्वेस्टिंग में जानी है सेल परचेज, 2 ऑपरेटिंग में जानी है प्रॉफिट लॉस और डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो देखो अब बैलेंस, बैलेंस कहीं जाता नहीं है तो बैलेंस सॉर्ट कर दो, बैलेंस कहीं जाता नहीं है, काम खत्म, ये 2 जगह अपने आप आ गया 15 15। डेप्रीसिएशन 25,000 रुपए का करंट ईयर का डेप्रीसिएशन सबसे ऊपर प्लस डेप्रीसिएशन 25,000 रुपए का। एक प्रॉफिट हुआ था वो माइनस, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, 5 वाला 12 में बेचा था, 7,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ था, ये माइनस क्यों हो रहा है, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग। ठीक है, उसके बाद एक परचेज और एक सेल इन्वेस्टिंग में आ जाएगा, परचेज ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ मशीनरी। सेल आई गेस 12,000 रुपए की थी, पैसा आया, 140 की परचेज थी, पैसा गया। 140 और 12 ही है ना, कंफर्म कर लूँ, 140 और 12 बिल्कुल ठीक है। देखो क्या करा मैंने,
ये एक्यूरेटेड डेप्थ दो जगह अपने आप ऑलरेडी आ चुका है, यहीं से आया था ये, बैलेंस कहीं जाना नहीं, 470 350 ये डन है। ये सेल थी 12,000 इन्वेस्टिंग में गया, ये ऑपरेटिंग में गया, ये इन्वेस्टिंग में गया, परचेज, सब वैल्यूज पोस्ट कर दी, डन। आगे चलें, चलो सर अब देखते हैं क्वेश्चन में और क्या है। आ जाओ सवाल, हमें कहाँ घुमाओगे तुम, आ जाओ, बच्चे हमारे खूब मेहनत करके आए हैं, पढ़ लिख के आए हैं, तुम्हारे में जितना दम है लगा लो। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स क्या है? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट सर पहले 50 अब 40, क्या कुछ वैल्यू और कुछ दिया हुआ है, कोई एडजस्टमेंट वगैरह दिया हुआ है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पे? हाँ दिया हुआ है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पे जो वैल्यू इन्वेस्टमेंट दे दिया अगर, तो इसका भी अकाउंट बनाना पड़ेगा। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनाओ, नोट नंबर 1 2 3, नोट नंबर 4। इस तरीके का क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में नहीं आएगा, टेंशन मत लेना। ये मैं सिर्फ क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ कि आपका एक ही क्वेश्चन में मैक्सिमम एडजस्टमेंट कवर हो जाए, आपको पूरी किताबें ना पढ़नी पड़े। मेरा काम तुम्हारे लिए आसान करना है, हर चीज तुम्हारे लिए इजी बनानी है, तो मैं एक ही क्वेश्चन में मैक्सिमम एडजस्टमेंट्स करा रहा हूं ताकि बहुत सारे क्वेश्चंस ना करने पड़े आपको। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट एग्जाम में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि मैक्सिमम 2 एडजस्टमेंट्स आएंगी, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो जब तुम मुश्किल मुश्किल काम कर लेते हो ना, तो आसान वहां आएगा तो तुम्हें लगेगा अरे क्या पूछ रहा है हमारे से। क्या है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का बैलेंस? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट सर पहले 50 अब 40, पहले 50 अब 40, ठीक है जी। पहले 50,000 के थे अब 40 के थे। देखो नॉर्मल एसेट है तो डेबिट में ओपनिंग, क्रेडिट में क्लोजिंग। क्या एडजस्टमेंट दिया हुआ है? ड्यूरिंग द ईयर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट 20% प्रॉफिट, 20% के प्रॉफिट पे। अब देखो कितने की इन्वेस्टमेंट बिकी है 50 से 40 हुआ तो 10,000 की इन्वेस्टमेंट बिकी, 10,000 वाला इन्वेस्टमेंट 20% के प्रॉफिट पे बिका, तो 10,000 का 20% 2,000, वैल्यू कितना आया 12,000, है ना। ये 12,000 आपकी सेल है, तो बाय बैंक दिस इज सेल, 12,000 की सेल है। और टू, अब यहां आती है मेन बात, देखो जो 2,000 का प्रॉफिट आया ना, उसको आप क्या लिखते हो, टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में ऊपर जाके माइनस हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर ही नहीं करा, हमने इस प्रॉफिट को सीधा कहां डाल दिया, कैपिटल रिजर्व में। डायरेक्टली हमने इसको कैपिटल रिजर्व में डाल दिया, P&L को इंपैक्ट ही नहीं करा इसने। देखो विच इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, अगर कैपिटल रिजर्व में गया P&L पे इंपैक्ट ही नहीं करा, तो कैश फ्लो पे भी वो इंपैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि हम वहां ऑपरेटिंग प्रॉफिट ढूंढ रहे थे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो तभी आता ना जब P&L पे आइटम आती इंपैक्ट करता, इंपैक्ट ही नहीं करा, हमने सीधा कैपिटल रिजर्व में डाल दिया। तो इस बात को याद रखना बच्चों, अगर कोई चीज सीधा कैपिटल रिजर्व में चली गई, इसने P&L पे इंपैक्ट नहीं करा, तो ये हमारे कैश फ्लो में भी नहीं आएगा। वेरी गुड पॉइंट, ठीक है। ये बहुत कम सवाल है इस तरीके के, तो आपको देखना है। बैलेंस कहीं नहीं जाएगा, ओपनिंग क्लोजिंग का बैलेंस कहीं नहीं जाएगा। सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 12,000 रुपए की, ये आपको बस दिखानी पड़ेगी। 12,000 की सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 12,000 की। लो जी एक और 12,000 आ गया, 2 12,000 हो गए यहाँ पे हमारे पास। अब चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, डिवेंचर के ऊपर एडजस्टमेंट है, अभी देख लेंगे। टैक्स के बारे में कुछ बोला गया है, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है, इंटरिम डिविडेंड दिया हुआ है, ठीक है। आ जाओ बस आगे चलते हैं। दिस इज सॉर्टेड, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो गया। करंट एसेट्स पे आ जाते हैं। अब करंट एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का तो लास्ट में एडजस्टमेंट होगा। फिलहाल मुझे क्या एडजस्टमेंट करना है, एक तो इन्वेंट्री का, एक ट्रेड रिसीवेबल का, ठीक है। इन्वेंट्री से शुरू करता हूँ। इन्वेंट्री 30 से 52 बढ़ गया तो माइनस करो, 22,000 से बढ़ा, 22,000 से बढ़ा है तो हम करेंगे माइनस, लेस इंक्रीज इन इन्वेंट्री 22,000, मैं तो माइनस कर दूंगा इसको, ओके। उसके बाद और क्या है, और है मेरे पास ट्रेड रिसीवेबल 40 से 60, ट्रेड रिसीवेबल भी बढ़ गए, ये भी लेस करूंगा। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 40 से 60, 20,000 रुपये से ये बढ़ गए, ये भी मैंने कम कर दिया। सॉर्ट हो गया, दिस इज ऑल्सो सॉर्टेड, ये भी हो गया। इन्वेंट्री हो गया, ट्रेड रिसीवेबल हो गया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का हमने कुछ करना नहीं है। कैपिटल रिजर्व सॉर्टेड, जनरल रिजर्व डन,
ये सब हो गया हमारा काम। ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी वाला पॉइंट कर चुका हूँ, ड्यूरिंग द ईयर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कर चुका हूँ। डिबेंचर वर रिडीम्ड ऑन 1 अप्रैल 21। आओ जी डिबेंचर्स की बात करते हैं अब। डिबेंचर 1 अप्रैल 21 पे ही रिडीम करे गए थे। 1 अप्रैल 21 का मतलब क्या है शुरू में? हाँ जी ठीक है जी। 1 अप्रैल 21, 31 मार्च 21। शुरू में डिबेंचर कितने के थे? डिबेंचर थे 1 लाख रुपए के। साल के शुरू में आपके पास बच्चे 1 लाख के डिबेंचर थे, लास्ट तक जाते जाते ये 80,000 हो गए। ठीक है, अब मुझे ये चीज दिमाग में बिठानी है कि 1 लाख का लोन मेरे पास साल के शुरू में था, साल का एंड होते होते वो लोन सिर्फ 80,000 रह गया। 20,000 पे कर दिया, 80 तो रहा, इसका मतलब 80 पे तो आपको इंटरेस्ट देना ही देना है पूरे साल का, क्योंकि वो तो लोन आपका अभी भी है। जो 20 रिडीम करे हैं वो कब करे हैं? क्वेश्चन बोल रहा है शुरू में ही कर दिए, 1 अप्रैल 21 पे ही कर दिए। द डिबेंचर्स वर रिडीम्ड ऑन 1 अप्रैल 21, यानी साल के शुरू में ही डिबेंचर रिडीम हो गए। इसका मतलब यहीं पे 20,000 रुपए का पेमेंट कर दिया तो साल के शुरू में ही आपके डिबेंचर 80 के रह गए। 80 के रह गए, लास्ट तक 80 ही है, तो ना और डिबेंचर इशू करे ना ही और पेमेंट करा, तो 80 पे इंटरेस्ट देते पूरा। 80 पे 12%, 80,000 पे 12% आपको पूरे साल का इंटरेस्ट देना है। 80,000 पे 12%, 9600 का इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर निकल आएगा। स्क्रीनशॉट ले लेना, 9600 का इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आ जाओ। 9600 का इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 9600, नीचे माइनस ऊपर प्लस, 9600 यहीं पे प्लस कर देंगे। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर 9600, नॉन ऑपरेटिंग है, इंटरेस्ट एक नॉन ऑपरेटिंग पार्ट होता है, इसीलिए यहाँ पे प्लस होता है। ओके चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्या दिया हुआ है सर? हमारा 1 2 3 हो गया। नंबर 4 पे दिया हुआ है 15,000 का टैक्स हमने दिया है। अब सर टैक्स को लेके कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, सीधा जानकारी कोई नहीं थी, कोई प्रोविजन नहीं था, स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझे एडजस्टमेंट आया। वो क्या आया? टैक्स पेड 15,000। अगर आपने टैक्स 15,000 पे कराया और कोई डेटा ही नहीं है तो इसी को प्रोविजन फॉर टैक्स मानो, इसी को टैक्स पेड मानो। ठीक है, 15,000 को ही टैक्स पेड यहाँ पे माइनस करूँगा, माइनस टैक्स पेड ऑपरेटिंग में 15,000 रुपये यही माइनस हो जाएगा, और यही 15,000 रुपये हम प्रोविजन फॉर टैक्स में ले लेंगे। यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स 15,000 हम यहाँ पे ले लेंगे। तो कुछ जानकारी नहीं है तो जितना टैक्स पेड उतना ही प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है, नोट करो जल्दी से। अब हम आगे चलते हैं, हमारा ये वाला काम भी हो गया है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या दिया है हमें? टैक्स पेड हो चुका है। इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर 25,000। इंटरिम डिविडेंड फिर से एडजस्टमेंट 2 जगह जाएगा। 25,000 का पेमेंट हुआ है तो यहीं पे आएगा इंटरिम डिविडेंड 25,000, और इसी इंटरिम डिविडेंड को हम यहाँ पे लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। इंटरिम डिविडेंड पेड 25,000, यहाँ माइनस वहाँ प्लस। ओके सॉर्टेड सर, ये भी हो गया। इंटरिम डिविडेंड के बाद क्या लिखा हुआ है? अब देखो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चन में लिखा हुआ है द बोर्ड हैज प्रपोज्ड फाइनल डिविडेंड फॉर द प्रीवियस ईयर एट 10%। जो कंपनी है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने फाइनल डिविडेंड प्रपोज करा था कि हम इतना डिविडेंड देंगे। ठीक है, बट जो शेयर होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स ने डिडंट अप्रूव द प्रपोज डिविडेंड। शेयर होल्डर ने बोला कि ठीक है भैया हम अप्रूव नहीं कर रहे, हमें डिविडेंड नहीं चाहिए, कुछ नहीं, ये अप्रूव ही नहीं हुआ। अगर अप्रूव नहीं हुआ, अगर ऐसा लिखा आ जाए कि द शेयर होल्डर्स डिड नॉट डिक्लेयर या अप्रूव द प्रपोज डिविडेंड, तो उस सिनेरियो में कोई पैसे का लेन देन नहीं होता, ये कैश फ्लो में रिकॉर्ड नहीं होगा। ठीक है, इसका ध्यान रखना। अगर अप्रूव नहीं हुआ तो वो कैश फ्लो में आएगा ही नहीं। तो प्रपोज डिविडेंड इस बार हमारा कैसा रह जाएगा? एक तो क्वेश्चन आया था जिसमें चारों चीज़ें आने वाली थी, लेकिन ये प्रपोज डिविडेंड हमारा रह जाएगा खाली। तो इसका सम लगाओ बस यार, और क्या। 25 और 5 40, 40 और 1 50 और 8 58,000, 58,000 रुपीज़ का बच्चे एनपीबीटी आ गया। चलो ऑलमोस्ट डन है हमारा काम। 58,000 रुपीज़ का नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स
देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे चलते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आ रहा है? 58 प्लस 25, 58 प्लस 25 प्लस 9600 माइनस 7000, 85,600 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ गया। ये एडजस्ट करो, यहाँ से आपका कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस निकलेगा 1,05,000 माइनस 22,000 माइनस 20,000, 63,000 ये वैल्यू आ गई। पॉजिटिव क्या आ रही है? ये प्लस करो, 63,000 प्लस 85,600, 148,600, 148,600 में से 15,000 हटा दो जो टैक्स दिया है, 133,600, ये फाइनल है 133,600। दिस इज योर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लो स्क्रीनशॉट। ऑपरेटिंग एक्टिविटी सॉर्टेड। लेट्स मूव टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नाउ। अच्छा, इसको बोलना क्या है? पॉजिटिव आया है तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फुल फॉर्म लिखना, ठीक है। अगला क्या है? ये नेगेटिव में आ जाएगा, 140 नेगेटिव का है और 12 और 12 24,000 हटाने हैं। 140 में से 24 हटाओ तो 1,16,000 नेगेटिव आ जाएगा। 1,16,000 नेगेटिव, तो इसको क्या बोलूँगा? नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 116, 140 माइनस 24। कन्फर्म करके चल रहा हूँ ताकि गलती ना हो कोई भी। सॉर्टेड। चलो सर, यहाँ पे बता दो। नेगेटिव वैल्यूज़ काफ़ी दिखाई दे रही हैं, पहले नेगेटिव ही कर लेता हूँ। 25,000, 9600, 10,000, 20,000, 50,000, 14,600। बस अब हमें क्या करना है? a प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी क्या वैल्यू बैठेगी? ये आया था हमारे पास 1,33,600 पॉजिटिव का माइनस 1,16,000 माइनस 14,600, ये वैल्यू आ रही है 3,000 पॉजिटिव। अच्छा, ये नेगेटिव आया तो उसको क्या लिखोगे? नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। 3,000 आ गया। अब बस ओपनिंग कैश इक्विवेलेंट दिखा दो कितने हैं सर। ओपनिंग कैश इक्विवेलेंट है आपके पास, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ओपनिंग में 1,15। देखो 115 है, 3,000 तीनों का सम आया था तो 115 प्लस 3 118। बिल्कुल सही है आपका क्वेश्चन। क्लोजिंग 118 है तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ऐड करेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो किसके बराबर आना चाहिए? वो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बराबर आना चाहिए। 1,15,000 इसमें जोड़ा, 1,18,000 आपका फाइनल आंसर है। दिस इज योर ओपनिंग एंड दिस इज योर ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये रहे 1,15। क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये रहे, दिस वाज NPBT। सॉर्टेड। तो ये था एक बहुत शानदार क्वेश्चन फ्रॉम कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो कि आपको बड़े ध्यान से देखना है, बड़े ध्यान से करना है, ताकि इसमें कोई भी गलती ना हो। और कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स भी थी जो मैंने आपको सारी समझाई, सारी एडजस्टमेंट्स आपको दिखाई। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन और मैंने निकाल के रखा हुआ है आप लोगों के लिए, बड़ा शानदार। देखो उस क्वेश्चन को एक बार, क्या है चेक करो। द थर्ड एंड द फाइनल क्वेश्चन फ्रॉम कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो आपको बड़े ध्यान से देखना है। क्या लिखा है? इक्विटी एंड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में फिर बैंक लोन, क्रेडिटर, बाकी सब बेसिक है। इंटेंजिबल में पेटेंट है, ऐसा कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा। प्रोविजन फॉर टैक्स, इस बार आपको नोट्स में दोनों बैलेंस दिए हुए, तो या तो इसका अकाउंट बनेगा अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में टैक्स पेड दिया हुआ। बिल्डिंग वॉज परचेज लिखा हुआ है, ओल्ड बिल्डिंग जिसका बुक वैल्यू 63 था, इट वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 5,000। नॉर्मल बिल्डिंग बिकी है। टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर, देखो ये इंपॉर्टेंट है। टैक्स प्रोवाइडेड का क्या मतलब है सर? क्या टैक्स प्रोवाइडेड का मतलब टैक्स पेड है या प्रोविजन फॉर टैक्स है? टैक्स प्रोवाइडेड इज प्रोविजन फॉर टैक्स। टैक्स प्रोवाइडेड क्या है? प्रोविजन फॉर टैक्स,
ठीक है, तो ये एक बहुत शानदार क्वेश्चन है। आ जाओ जल्दी से इसको शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। कैश फ्लो एक ऐसा चैप्टर है बच्चे, एफर्ट लगाओगे ना तो मज़ा आ जाएगा, आपको सब आता होगा। एफर्ट नहीं लगेगा कैश फ्लो में तो दिक्कत है। पर्टिकुलर्स, अमाउंट अब मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, ठीक है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, देन वी हैव नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसके बाद एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, उसके बाद कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। चलो सर, अब हमें क्वेश्चन दिखा दो एक बार फटाफट से, हम करना शुरू कर लें। ताकि देखो जी, फटाफट से इसको आप एक बार देखो। ये क्वेश्चन पूरा का पूरा वैसे आप ही ट्राई करो, मैं आपको पूरा क्वेश्चन ब्रीफ करता हूं, आप इसको ट्राई करो अपने आप से, ठीक है। आपने फॉर्मेट बनाया, अब शुरू करो जल्दी से करना। क्या करोगे सबसे पहले क्या करोगे, शेयर कैपिटल दिया हुआ है, शेयर कैपिटल पिछले साल 4 लाख था, इस साल 6 हो गया, तो 2 लाख रुपए बढ़ गया। 2 लाख रुपए आप बोलोगे इशू ऑफ शेयर्स, फाइनेंसिंग में डाल दो इशू ऑफ शेयर्स। रिजर्व्स एंड सरप्लस में स्टेटमेंट ऑफ P&L दिया हुआ है, कोई नोट नहीं है, कोई भी नोट नहीं है, तो करंट ईयर बैलेंस दिस 2 लाख माइनस प्रीवियस ईयर बैलेंस 1 लाख, 2 माइनस 1 ये आपका NPBT का नोट बनेगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का नोट बनेगा, 2 लाख माइनस 1 लाख। चलो कर ही दूं मैं ही, मन कर रहा है मेरा। 2 लाख का आ गया इशू ऑफ शेयर्स, यहां पे लिख देता हूं इशू ऑफ शेयर्स 2 लाख, और NPBT में यही बना लेता हूं, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, कितना था, ये था सर 2 लाख माइनस 1 लाख, 2 लाख माइनस 1 लाख, 1 लाख बचेगा, ठीक है। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में और क्या क्या डेटा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है और बच्चे नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स यानी लोन पिछले साल हमारे पास 2 लाख का था, अभी हो गया 1 लाख, 2 लाख से 1 लाख, इसका मतलब आपने पेमेंट करा होगा। चलो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, पेमेंट ऑफ बोरोइंग्स, पेमेंट ऑफ बोरोइंग्स हुआ है 1 लाख, पेमेंट हुआ है तो पैसा जाएगा, ठीक है सर। पेमेंट ऑफ बोरोइंग्स हो गया, सॉर्टेड। उसके बाद क्या है हमारे पास, करंट लायबिलिटी में एक बैंक लोन है, बैंक लोन पिछले साल 10,000 का था, इस साल 0 है। बैंक लोन अगर 0 है हमारे पास तो उसका मतलब हमने पेमेंट कर दिया, पेमेंट ऑफ बैंक लोन 10,000 रुपये, ये भी गए हमारे पास से। नेक्स्ट क्या है सर, बैंक लोन हो गया। उसके बाद वी हैव क्रेडिटर्स एक नॉर्मल करंट लायबिलिटी है आपकी, ये कम हो गई है 60 से 45, 15,000 से कम हुआ तो हम भी कम कर देंगे, 15,000 से कम हुआ हम भी कम कर देंगे, लेस कर देंगे, डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट शॉर्ट टर्म प्रोविजन में, प्रोविजन फॉर टैक्स ही होगा, हम क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। शॉर्ट टर्म प्रोविजन नोट नंबर 1, देखो ये लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्स, ओपनिंग 40 क्लोजिंग 70, यही बना दूं, ओपनिंग 40 क्लोजिंग 70, प्रोविजन फॉर टैक्स। ओपनिंग 40 क्लोजिंग 70, ये भी प्रोविजन फॉर डेब्ट की तरह एक लाइबिलिटी ही है, जिसको एक्यूमुलेटेड डेब्ट बोलते थे ना, उसको प्रोविजन फॉर डेब्ट भी बोलते हैं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस कैरिड डाउन। अब लिखा था टैक्स प्रोवाइडेड, टैक्स प्रोवाइडेड का मतलब है और प्रोविजन बनाना, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L, और कितना प्रोविजन बनाया, टैक्स प्रोवाइडेड कितना दिया है, टैक्स प्रोवाइडेड है 80,000 रुपीज का, 80,000 का टैक्स प्रोवाइडेड है। अब सोचो बच्चों, 40,000 का प्रोविजन पहले से था,
80 का और बना दिया तो 120 हो जाना चाहिए था, यहाँ बचना चाहिए था 120, लेकिन बच कितना रहा है, सिर्फ 70। इसका मतलब 50 का पेमेंट कर दिया होगा ना, 120 में से 50 पे करा तो 70 बचा होगा। इसको क्या बोलते हैं, टू बैंक टैक्स पेड। ये क्या है, टैक्स पेड। ठीक है, अब देखो ये बैलेंस तो कहीं जाएगा नहीं, ओपनिंग और क्लोजिंग ये तो कहीं जाना नहीं है। ये जो आपने अभी प्रोविजन बनाया है, प्रोविजन फॉर टैक्स 80, ये एनपीबीटी में प्लस होगा, टिप में पी प्रोविजन फॉर टैक्स एनपीबीटी में प्लस होगा, और ये 50,000 नॉर्मली माइनस होगा। 80 प्लस 50 माइनस 80 प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स 50 माइनस यहाँ पे सबसे नीचे 50,000 टैक्स पेड के नाम से, 50,000 यहाँ पे आपका माइनस टैक्स पेड, ये आपका माइनस हो गया। चलो सर अब और क्वेश्चन दिखा दो जल्दी से, क्या है, लाइबिलिटी खत्म, यस सर लाइबिलिटी खत्म, एसेट्स पे चलते हैं। एसेट्स में नॉन करंट एसेट में सबसे पहले एज ऑलवेज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का खेल कर लेते हैं पहले। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट देखो, ओपनिंग में भी 6 लाख था, क्लोजिंग में भी 6 लाख था। नोट में तो कुछ है नहीं इसके बारे में, इंफॉर्मेशन में है, लेकिन बिल्डिंग खरीदी थी एक 75,000 रुपए की, और एक ओल्ड बिल्डिंग थी वो बेची हुई थी। आओ चलो बनाना पड़ेगा, बिल्डिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। छः लाख 6 लाख, ठीक है, ये तो हो गया हमारा एक पर्टिकुलर सेगमेंट। बिल्डिंग वॉज परचेज फॉर 75,000, एक बिल्डिंग खरीदी गई है 75,000 की, ठीक है, यहाँ पे हमने परचेज लिखा, 75,000 की एक बिल्डिंग खरीदी गई है, ओके। और क्या है, और दिया हुआ है एंड ओल्ड बिल्डिंग जिसका बुक वैल्यू 63 था, एक पुरानी बिल्डिंग जिसका बुक वैल्यू कितना था, 63,000, इट वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 5,000। 63, देखो ओल्ड बिल्डिंग ऑफ द बुक वैल्यू 63, इट वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 5,000। 63 इसका आज का वैल्यू है, 5 के लॉस पे बिकी, तो 58 में बिकी है ना, 58 में ये बिक गई बाय बैंक, 58,000 में ये सेल हो गई बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, 5,000 इसका लॉस आ गया, बस सॉर्ट हो गया क्वेश्चन। ये आ गया आपके पास 6,75,000, इतना आपका होना चाहिए था वैल्यू, बट 675 की जगह ये कितना आ रहा है, 663 आ रहा है। 675 माइनस 58,000 माइनस 5,000 माइनस 6 लाख, 12,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। ये 12,000 क्या है, देखो सेल तो आ चुका है, तो ये है डेप्रीसिएशन, दिस इज डेप्रीसिएशन फॉर करंट ईयर, करंट ईयर का डेप्रीसिएशन आ गया यहाँ से हमें, ओके। अब क्या करना है सर, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस तो कहीं जाएंगे नहीं, ये तो सॉर्टेड है हमारे। परचेज जाएगा इन्वेस्टिंग में 75,000, सेल जाएगा इन्वेस्टिंग में 58,000। आओ, 75 की परचेज, 58 की सेल, 75 की परचेज पैसा गया, 58 की सेल पैसा आया। परचेज ऑफ बिल्डिंग, सेल ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ बिल्डिंग, सेल ऑफ बिल्डिंग, 75 और 58। आओ जी, उसके बाद आपको पता है स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में 5,000 रुपये, एक तो ये आ गया नॉन ऑपरेटिंग लॉस, इसे तो यहाँ जोड़ दो, एड लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, एक डेप्रिसिएशन 5 और 12, 5,000 का लॉस, 12,000 का डेप, दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना, परफेक्ट है। चलो सर दिस इज सॉर्टेड, ये भी हमने कर लिया। बिल्डिंग टैक्स एडजस्टमेंट तो सारी हो गई, इसका मतलब हमारी, बस और क्या है। डिविडेंड प्रपोज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, ओपनिंग क्लोजिंग 2 सालों का डिविडेंड दिया हुआ है, इसको अभी देखता हूँ मैं। प्रोविजन फॉर टैक्स हम कर चुके हैं। प्रॉपर्टी प्लांट
प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये हमारा काम हो गया। इनटेंजिबल एसेट पेटेंट के बारे में क्या बोल रहा है क्वेश्चन। पेटेंट पिछली बार 50 था, इस बार 45 है। पेटेंट हमारे पास कम हो गया, 50 से 45 हो गया, तो इसको हम बोलेंगे कि यार 5000 कम हो गया, यानी अमोर्टाइज हो गया, है ना। बढ़ता है इंटेंजिबल एसेट तो हम उसको कंसिडर करते हैं परचेज, कम होता है तो अमोर्टाइज। 5000 रुपये यहाँ पे ऐड करोगे, अमोर्टाइजेशन ऑफ पेटेंट, 5000 हमने पेटेंट के ऐड कर दिए। चलो सर और दिखाओ फटाफट से क्या है अब हमारे क्वेश्चन में। प्रॉपर्टी प्लांट हो गया, पेटेंट हो गया। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या बोल रहा है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट शुरू में थी ही नहीं, अब हो गई 75, तो खरीद ली। 75,000 रुपये की नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी खरीद ली। 75,000 रुपीज़ की परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, 75,000 रुपये की ये खरीद ली। डन सर। उसके बाद और क्या बोल रहा है। देन वी हैव, हमारा ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। करंट एसेट, करंट एसेट में इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो बाद में काम आएगा। इन्वेंट्री बताओ। इन्वेंट्री 10 से 15 बढ़ गया तो हम माइनस करेंगे, 5000 हम माइनस करेंगे। और ट्रेड रिसीवेबल डेटर जो है वो तो ज़्यादा वैल्यू है, चलो पहले 5000 कर लें। 5000 माइनस करेंगे इंक्रीज इन इन्वेंट्री, माइनस होगा इंक्रीज इन इन्वेंट्री 5000। अब क्या रह गया हमारे पास, ट्रेड रिसीवेबल्स रह गए बस। वो कितनी वैल्यू के थे, एक 20 से एक 95। क्या डिफरेंस आता है एक 20 से एक 95, 75,000। बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं तो माइनस करेंगे इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 75,000, ये भी माइनस कर दो। सॉर्टेड, बस खत्म। एक चीज़ रह गई बस आई थिंक, ट्रेड रिसीवेबल भी हो गए हमारे, ठीक है जी। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी हो गया हमारा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का तो बाद में काम है, नोट्स में प्रोविजन हो चुका है। प्रपोज डिविडेंड रह गया। प्रपोज डिविडेंड में बच्चों क्या सीखा है हमने, जो डिविडेंड प्रपोज है, करंट ईयर का कोई खेल नहीं है, करंट ईयर को तो बिल्कुल इग्नोर करना है, प्रीवियस ईयर चाहिए हमें। तो 21 और 22 को तो भूल जाओ बिल्कुल ही। प्रीवियस ईयर 60,000 है, यही 60,000 डिविडेंड पेड, यही 60,000 डिविडेंड प्रपोज्ड। 60,000, 60,000 रुपये आपके यहाँ डिविडेंड पेड में आएंगे, और यही 60,000 यहाँ प्लस होगा प्रपोज डिविडेंड। डन सर, खत्म। फाइनल वैल्यू बताओ। 180 और 60, 240 का तो एनपीबीटी आ गया। 2,40,000 रुपये का आ गया हमारे पास एनपीबीटी, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 240 प्लस 10 250 प्लस 12 262, 262। 262 में सब माइनस करना है, 75 580 और 95, 95 माइनस कर दो। 262 माइनस 95, 167, 167 माइनस 50, 117,000। सॉर्टेड। इसको पॉजिटिव है तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है जी। यहाँ पे नेगेटिव आएगा 150, 150 माइनस 58, 92। सही है जी। ये नेगेटिव आएगा तो नेट कैश यूज्ड। उसके बाद हमारे पास आएगा 2 लाख माइनस 1 लाख माइनस 10,000 माइनस 60,000, 30,000 रुपये पॉजिटिव आ जाएंगे। बस अब a प्लस बी प्लस सी कर दो, a प्लस बी प्लस सी, तो 117,000 माइनस 92 प्लस 30, 55, ठीक है। 55 आ गया। बस अब इसमें ओपनिंग कैश देखना है मुझे कितना है।
ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग है हमारे पास 30, तो 55 प्लस 30 इज 85, हो गया काम हमारा समाप्त। 55 प्लस 30 इसको हम ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं, और ये आ रहा है 85 जिसको हम क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं। इसको बोलते हैं ओपनिंग, इसको बोलते हैं क्लोजिंग। पूरा लिख देना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सॉर्टेड। एक सवाल और करेंगे बेटा जी, अब फटाफट से इसको क्लीन करते हैं। अब जल्दी से एक फॉर्मेट और रेडी करो और फिर हम एक क्वेश्चन और करेंगे। सबसे पहले क्या होगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फिर क्या होगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फिर क्या होगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अभी आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर है कि सर इन्वेस्टिंग में हमारे पास आ जाएगा नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, शेयर कैपिटल और नॉन करंट लाइबिलिटीज यानी कि लोन्स मेनली, राइट। ये तुम्हें एग्जाम में लिखना नहीं है, ये तब तक मैं लिख रहा हूं जब तक आपको याद रहे। ओके चलो भाई, एनपीबीटी सबसे ऊपर, एनपीबीटी इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट से कहां पहुंचोगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे पहुंचोगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे पहुंचने के लिए तुम्हें पता है ना, ऐड क्या करना है और लेस क्या करना है। ऐड करने हैं नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस, और लेस क्या करना है, नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश इनकम्स। परफेक्ट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद फिर करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज एडजस्ट करनी है। परफेक्ट हो गया। चलो सर अब थोड़ा क्विकली करोगे तुम लोग। ओके चलो भाई देखो, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड। फिर से आपको डेटा क्या क्या दिया हुआ है देखो, 21 22 का डेटा है। लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट पॉइंट, शेयर कैपिटल। अब समझते हो शेयर कैपिटल कहा जाता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। सर पहले भी 450 अब भी 450, इसका मतलब ना तो कोई शेयर इशू करे हैं ना कोई शेयर्स का रिडेम्पशन हुआ है। ओके अगर बढ़ जाते हैं तो फाइनेंसिंग में इशू ऑफ शेयर्स लिख देते हैं, कम हो जाते हैं तो रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स लिख देते हैं। परफेक्ट। चलो भाई, रिजर्व्स एंड सरप्लस का मतलब हमेशा एनपीबीटी होता है। नोट नंबर 1, रिजर्व्स एंड सरप्लस में हमें रिटेन्ड अर्निंग्स दी हुई है। रिटेन्ड अर्निंग्स का मतलब सेविंग्स हो गया। अब देखो और कुछ है ही नहीं तो इसी का करंट माइनस प्रीवियस कर लो। ओके चलो भाई, अगर कुछ भी डेटा ना हो सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग्स हो तो एनपीबीटी के लिए वर्किंग नोट नंबर 1, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर प्लस टिप, ठीक है, इसी का करंट माइनस प्रीवियस ईयर करते हैं। रिटेन्ड अर्निंग्स का करंट है 478 और प्रीवियस है 356। 478 और 356, तो ये तो हो गया 000, 1,22,000 बच्चों ये आ गया। चलो सर फर्स्ट स्टेप डन, शेयर होल्डर्स फंड्स हमारा डन हो गया। नॉन करंट लाइबिलिटीज हमेशा कहाँ आती हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स नोट नंबर 2। सर नोट नंबर 2 में क्या है, नोट नंबर 2 में बच्चों देखो लोन दिया हुआ है, पहले नहीं था अब 170 का हो गया सीधा। पहले नहीं था 170 का हो गया, इसका मतलब आपने लोन लिया है ना, लोन लिया सर, तो कहाँ लिखोगे, 170 का लोन हो गया तो यहां लिख देंगे प्रोसीड्स फ्रॉम लोन 170 का बच्चों हमने लोन ले लिया। ओके डन सर, 170 का हमने लोन ले लिया। चलो भाई उसके बाद क्या है हमारे पास, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। सर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में क्या दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है सर, प्रोविजन फॉर टैक्स अभी देखते हैं, पहले हम ऊपर आ जाते हैं, नोट्स बाद में देख लेते हैं है ना। शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हमारी डन हो गई। करंट लाइबिलिटीज में पहले ट्रेड पेबल,
ट्रेड पेबल फिर से करंट लायबिलिटीज के साथ सीधा सीधा चलता है, बढ़ गई तो आप भी बढ़ा दो, कम हो गई तो आप भी कम कर दो। देखो ये 2,03,000 से 1,09,000 हो गई है, 2,03,000 से 1,09,000, तो कम हो गया है ना, कम हो गया सर, बिल्कुल ट्रेड पेबल कम हो गए, तो हम भी लेस कर देंगे, हम भी लेस कर देंगे, यहाँ पे लेस करेंगे, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल। सर कितना कम हुआ, 2,03,000 था, अभी कितना है 1,09,000, 94,000 से कम हो गया बच्चे, 94,000 कम हो गया, तो हम भी कम कर देंगे। ठीक है सर, समझ में आ गया। आगे क्या है, चलो भाई नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, नोट नंबर 3। शॉर्ट टर्म प्रोविजन के लिए मेरे पास प्रोविजन फॉर टैक्स। अब प्रोविजन फॉर टैक्स में बाबू दो केसेस होते हैं, या तो इस पे एडजस्टमेंट हो या इस पे एडजस्टमेंट ना हो। अगर इस पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है तो आप प्रीवियस ईयर वाले बैलेंस को, यानी इस 40,000 को तो मानोगे टैक्स पेड, ठीक है, टैक्स पेड ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस हो जाएगा, और इसको मानोगे प्रोविजन फॉर टैक्स जो एनपीबीटी में प्लस होता है। और अगर इस पे एडजस्टमेंट है तो फिर अकाउंट बनेगा। देखो इस बार प्रोविजन फॉर टैक्स मेड दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड दिया हुआ है तो अकाउंट बनेगा। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड कितना दिया हुआ है, 32 का, ओके अकाउंट बनाते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2, प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस कैरिड डाउन। बेटा प्रोविजन फॉर टैक्स, हर प्रोविजन का जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो क्रेडिट साइड में आता है। प्रोविजन फॉर जो डेप्रिसिएशन होता है ना उसका भी इधर ही आता है। कितना है सर, 40 और 35, 40 और 35, ठीक है सर। और हमें और प्रोविजन कितना बना है, क्या दिया हुआ है एडजस्टमेंट में, एडजस्टमेंट में दिया हुआ है प्रोविजन मेड 32,000, 32 का आपने और बना दिया। तो देखो बच्चों 40 का पहले से था, अगर इसमें से कम होता तो इधर लिखते, और बना है तो इधर ही लिखूंगा ना, सेम साइड में, ओपनिंग वाली साइड पे। तो बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल जो आपने और बनाया प्रोविजन 32,000 रुपीज का, यही प्रोविजन फॉर टैक्स यहां ऐड भी होता है। प्रोविजन फॉर टैक्स एनपीबीटी में ऐड होता है, ठीक है, क्योंकि ये प्रॉफिट में से बनता है ना, तो प्रॉफिट को सही वैल्यू ढूंढने के लिए वापस से इसमें ऐड बैक कर देते हैं। अब देखो 40 का पहले से था, 32 का और बना दिया, तो क्लोजिंग में 72 दिखना चाहिए था। अगर सेम होता तो क्लोजिंग में कितना दिखना चाहिए था, 72, लेकिन क्लोजिंग में दिख कितना रहा है, 35, 35 दिख रहा है। इसका मतलब आपने इसमें से टैक्स पे कर दिया भाई। शुरू में 40 था, 32 और बनाया तो 72 होना चाहिए था, है कितना 35। तो यहां से पता चलता है कि हमने कुछ ना कुछ पे करा। तो हम यहां पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, दिस इज टैक्स पेड। ये आपके पास यहां से निकल के आ जाएगा। कितना बैलेंस आएगा, 37, 37 आपका, ये आपका बैलेंस आ गया, ये आपका बैलेंस आ गया, 72 टोटल हो गया, ठीक है। अब देखो ओपनिंग क्लोजिंग तो कहीं जाता नहीं है, ये तो कहीं जाता नहीं है। ये बच्चों आपका दो जगह, एक यहाँ आ गया एक यहाँ आ गया प्रोविजन फॉर टैक्स। जो टैक्स पेड निकल के आया 37, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस होता है। 37 जो टैक्स पेड निकल के आया यहाँ माइनस होता है 37,000। इसको क्या बोलते हैं, इनकम टैक्स पेड, ये यहाँ माइनस हो गया। चलो सर, उसके बाद क्या है हमारे पास, शेयर होल्डर्स फंड्स हो गया, शेयर कैपिटल हो गया, रिजर्व्स एंड सरप्लस हो गया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हो गया, ट्रेड पेबल हो गया, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया, डन। देखो लायबिलिटी साइड खत्म। चलो एसेट्स पे चलते हैं। एसेट्स में क्या क्या दिया हुआ है, नॉन करंट एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का नोट नंबर 4। नोट नंबर 4 में क्या दिया हुआ है बच्चों, नोट नंबर 4 में बाबू आपको दिया हुआ है एक लैंड दिया हुआ है, एक प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है। तो लैंड और प्लांट एंड मशीनरी के लिए क्या एडजस्टमेंट्स हैं,
सर लैंड पे भी एडजस्टमेंट है और प्लांट एंड मशीनरी पे भी, तो दोनों के अकाउंट बनेंगे बेटा, लैंड का भी और प्लांट एंड मशीनरी का भी। चलो आओ बनाते हैं, एक लैंड का अकाउंट, एक प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट। एक तो हम बनाएंगे लैंड का अकाउंट, एक हम बनाएंगे प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट। ये बाबू एसेट्स हैं, ओपनिंग बैलेंस इधर आएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अब देखो नॉर्मल अकाउंट बनना है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अगर बच्चे गिवन नहीं है तो हम लोगों को इसके अंदर नॉर्मली ही देखना है बस एडजस्टमेंट क्या क्या है। ओके चलो भाई, लैंड और प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस कितना कितना दिया हुआ है। लैंड का दिया हुआ है 2.5 लाख और 1,40,000, 2.5 लाख का ओपनिंग, 1,40,000 का क्लोजिंग, ठीक है। और प्लांट एंड मशीनरी का क्या दिया हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी का दिया हुआ है 150 और 180, 150 का ओपनिंग, 180 का क्लोजिंग। अब जरा फटाफट से पहले लैंड से रिलेटेड चीजें देख लेते हैं, फिर प्लांट एंड मशीनरी देख लेंगे। लैंड के बारे में क्या बोल रहा था, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड 30,000। लैंड जो बिका है वो 30,000 के गेन पे बिका है। सर कितना बिका ये तो दिया नहीं हुआ। देखो बच्चों 250 का लैंड शुरू में था, लास्ट में 140 हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 1,10,000 का बिक गया है ना, और 1,10 वाला 30,000 के गेन पे बिका, इसका मतलब 140 का बिका बेटा। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे बाय बैंक सेल, सेल इधर आती है देखो 140, और गेन जो भी है वो इधर लिखा जाता है टू स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। 30,000 रुपए का गेन हो गया, ये प्रॉफिट आ गया। अब देखो 250 और 30 280, और इधर भी 280, ये कर गया मैच। अब प्लांट एंड मशीनरी पे आई गेस डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। प्लांट एंड मशीनरी पे क्या दिया हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी पे दिया हुआ है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन लगा कितना, 10% ऑन द लास्ट ईयर बैलेंस, 10% लास्ट ईयर बैलेंस पे, यानी 150 पे। 150 का 10% कितना डेप्रिसिएशन बैठेगा, 15,000। अब देखो बच्चों 150 की मेरे पास शुरू में एसेट था, 150 में अगर 15,000 का डेप लगा तो 135 होना चाहिए, लेकिन क्लोजिंग आ कितना रहा है 180। तो इसका मतलब 45, 55, 65, 75, 45 का और लिया होगा एसेट, 45 का और लिया होगा तभी तो ये आया होगा। और वैसे भी अगर देखा जाए तो 195 माइनस 150, 45 का इधर बैलेंस आ रहा है, इधर बैलेंस आए तो उसको क्या बोलते हैं, परचेज। ठीक है चलो अब इसकी पोस्टिंग्स करते हैं। बेटा बैलेंस हमेशा की तरह कहीं नहीं जाते है ना, और मैंने आपको बताया है कि 4 ही चीजें इसमें पोस्ट होती हैं, डेप्रिसिएशन, सेल परचेज, प्रॉफिट या फिर लॉस, 4 चीजें। ओके चलो भाई फटाफट से अब करते हैं। सेल ऑफ लैंड 140, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 45। सेल ऑफ लैंड और परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, सेल ऑफ लैंड 140 पैसा आया होगा, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 45 पैसा गया होगा, ये माइनस हो गया। चलो सर ये भी हो गया, 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 ये भी हो गया। अब क्या बचा, प्रॉफिट है और डेप्रीसिएशन है। डेप्रीसिएशन सबसे ऊपर प्लस करेंगे 15,000, डेप्रीसिएशन सबसे ऊपर यहां पे प्लस करेंगे 15,000, और प्रॉफिट हुआ है तो वो लेस होगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड 30,000 रुपीज, ये लेस होगा बेटा। ठीक है जी, आओ सर और क्या दिया हुआ है, और हमें दिया है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हो चुका है। इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स में गुडविल, गुडविल बाबू पिछले साल 50, इस साल 60। गुडविल में ध्यान रखना अगर बढ़ गई तो परचेज, कम हो गई तो रिटर्न ऑफ। परचेज अगर हुई है तो वो सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगी,
राइट ऑफ अगर हुई है तो वो सर आ जाएगी आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में सबसे ऊपर ऐड, ठीक है, लॉस होता है राइट ऑफ होना। तो गुडविल 50 से 60 परचेज हुई है, 50 से 60, तो यहाँ लिखेंगे परचेज ऑफ गुडविल, 10,000 रुपीज से परचेज हुई तो पैसा गया। क्या बात है, क्या ही बात है सर। सर ये भी डन, ये भी डन, ये भी डन। करंट एसेट्स आ गए। अब करंट एसेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट्स और कैश एंड बैंक बैलेंस तो छोड़ देंगे क्योंकि ये तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के पार्ट है। इन्वेंट्री 215 से 170 कम हो गया, कम हो गया तो हम ऐड करेंगे डिक्रीज इन इन्वेंट्री, हम ऐड करेंगे। करंट एसेट कम हो गया, कम हो जाता है तो हम ऐड करते हैं। कितना कम हुआ है सर? इन्वेंट्री कम हुआ है बच्चों 215 से 170, तो कितना कम हुआ? 180, 190, 2 लाख, 210, 45,000 से तो ये कम हो गया, ठीक है, 45,000 तो वहाँ कर देंगे। और ट्रेड रिसीवेबल्स ये बढ़ गए हैं, बढ़ गए हैं तो लेस करेंगे। पहले 45,000 यहाँ लिख दो, ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ गए हैं तो इसको लेस करेंगे, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स। अब ये कितना बढ़े सर ये बता दो फटाफट से, इनकी वैल्यू कितनी है? ये हो गए हैं 210 से 455, तो 310, 410, 2 लाख तो ये हो गए, 20, 30, 40, 50, 55, 245 से बढ़ गए, 245, इसको हम लेस कर देंगे। ठीक है सर, एक बार वेरीफाई कर लूँ, कई बार छुटर पुटर कैलकुलेशन के चक्कर में पूरा क्वेश्चन ही बच्चों ऐसा हो जाता है, दोबारा करो। कितना था ये? 215 से 170, 215 से 170, 45, ठीक है। 210 से 455, 245, ठीक है जी सर, ये भी हो गया। अब देखो बच्चों, अगर आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को ध्यान से देखो तो शुरू में कितने थे? शुरू में थे 96 और 78, तो 96 और 78 कितने होते हैं सर? 96 और 78 हो जाते हैं 174, तो शुरू में तो थे 174 और लास्ट में कितने थे? 70 और 167, 237, तो 237 माइनस 174, 63,000 आना चाहिए बच्चों, A प्लस B प्लस C। चलो अभी देखेंगे, ये हो गया है सारे नोट्स, डन सर, ये भी हो गया सब। एडजस्टमेंट्स एक बार चेक कर लो, गेन हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, प्रोविजन हो गया, इंटरेस्ट पेड रह गया 24,300 का इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड 24,300, इंटरेस्ट पेड 24,300, इंटरेस्ट बाबू नीचे माइनस ऊपर प्लस, 24,300 का इंटरेस्ट। चलो सर डन, जल्दी से फटाफट से एनपीबीटी बता दो। एनपीबीटी का फाइनल अमाउंट, कोई ट्रांसफर टू रिजर्व नहीं है, कोई इंटरिम डिविडेंड नहीं है, प्रपोज डिविडेंड नहीं है, जल्दी से इसकी वैल्यू 122 और 32, 2 और 2 4, 3 और 2 5, 154, 154 का हमारे पास एनपीबीटी आ गया, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताओ। 154 प्लस 15 प्लस 24,300 माइनस 30, 163,300 का तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। अब हमें यहाँ पे फाइनलाइज्ड वैल्यू निकालनी है। 245 और 45, 2 लाख का नेगेटिव, 294 का नेगेटिव आ गया बस, ये तो चलो 294 का नेगेटिव। अब बच्चों ये फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी? 163,300 माइनस 294 माइनस 37, 167,700, ये नेगेटिव हो गए बच्चों, 167,700 नेगेटिव वैल्यू। अच्छा अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में देखो, 140 में से 55, 140 में से 55, 85,000 पॉजिटिव,
85,000 पॉजिटिव। यहाँ पे लिखना कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ओके, अब यहाँ पे देखना है 170 माइनस 24,300, 170 माइनस 24,300, 145,700, 145,700 ये पॉजिटिव है। A प्लस बी प्लस सी मैंने अभी चेक किया था ना बेटा, दोनों का डिफरेंस 63 था, 63,000 आना चाहिए। 145,700 प्लस 85,000 माइनस 167,700, 63,000। यस, बहुत अच्छे। प्लस करेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और किसके बराबर आएगा? क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के। देखो सर कितना है वैल्यू हमारे पास। ओपनिंग के लिए करंट इन्वेस्टमेंट्स और कैश और बैंक को जोड़ दो, 78 और 96, 78 और 96, 174, 174, और जो क्लोजिंग है 4 और 3 7, 237 का आपका क्लोजिंग आ रहा है। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारे पास कैश फ्लो का एक और शानदार क्वेश्चन, जिसमें एसेट अकाउंट भी बन गया, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बन गया, सब कुछ इसके अंदर मेनली कवर हो रहा है। इंटरेस्ट वाला एडजस्टमेंट भी आ गया। आपके एग्जाम में सीबीएसई ने बोला हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ 2 ही एडजस्टमेंट्स आएंगी, तो आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, बड़े आराम से आप कर पाओगे कैश फ्लो का सवाल। आई होप बच्चों आपको कैश फ्लो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया है, और काफ़ी क्वेश्चंस हमने इस पार्ट में करे, एंड आई एम वेरी मच होपफुल कि आपको कैश फ्लो के क्वेश्चंस अब काफ़ी हद तक आ गए होंगे जो पहले नहीं आ रहे थे, है ना। आज प्रैक्टिस कर लो मन लगा के अच्छे तरीके से, और इसको समाप्त करो। ऑलराइट, थैंक यू सो वेरी मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल इन सम टाइम। तब तक आप खूब अच्छे से पढ़ाई करो और खूब मेहनत करो, अपना चैप्टर एज वेल एज सिलेबस एंड करो। थैंक यू सो मच एवरीवन।